अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखती आके सुनते गानों को समीना का सलाम, खुशियों के रंग समीना के संग। जैसे कि आपको पता है खूबसूरत प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आते हैं तकरार, और आप देखते हैं अपने चैनल आवाज़ एंटरटेनमेंट पे देखते हैं। हमेशा की तरह कहते हैं मिलाइए अपनी आवाज़ हमारी आवाज़ के साथ, हम पहुँचाएँगे आपकी आवाज़ बहुत सारे लोगों तक। यही मकसद है इस चैनल का और यही मकसद है इस प्रोग्राम का, और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की आवाज़ें दूर-दूर तक जा भी रही हैं। बस इस प्रोग्राम में आने से पहले हमेशा आपसे यही कहते हैं कि ज़रूर आइए, अपनी आवाज़ ज़रूर मिलाइए, बस लफ्ज़ों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिए। ऐसे लफ्ज़ बोलिए जिससे किसी की दिल आज़ारी ना हो। अपोज़िशन वाले भी आइए, हुकूमत वाले भी आइए। आज मुझे पक्का यकीन है आप लोगों ने सबने बहुत ज़्यादा तैयारी की होगी, इसलिए कि आज आपकी पसंद का ही मैंने टॉपिक दिया है। ऊपर जो लिखा है टॉपिक वही टॉपिक है जो कल आप लोग चाह रहे थे टॉपिक पे बात करना, और आप लोगों को कहकर भी गई थी कि इस पे तैयारी कर कर रखिएगा। अब सबसे पहले कॉलर जो मेरे साथ शामिल होंगे तो उनको थोड़ा टाइम दूँगी, तो दूसरे कॉलर को चाहिए थोड़ा-सा इंतज़ार करें और उनका पूरा मैसेज सुनें और उनका बताएँ कि उन्होंने उनकी पूरी बातें सुने, इसलिए कि हर एक को शौक होता है कि अपनी बात पूरी करने का। और कल भी यही सिलसिला हुआ कि हर कॉलर चाह रहा था, बहुत सारे कॉलर के मैसेज नहीं ले सकी, बहुत सारे कॉलर को ऑन एयर नहीं कर सकी। उनसे मैं यकीन करें सॉरी करती हूँ कि मैं नहीं कर सकी, हालांकि वो होल्ड पे रहे। बाद में उन लोगों ने मुझे मैसेज किए कि आपने इतना सा एक लाइन भी हमारी नहीं सुनी, पर आपने देखा कि कल कॉलर की क्या हालत थी। कल एक से एक के बाद एक के बाद एक, और हर कॉलर को यही शिकायत हो रही थी कि शायद मैं उनको टाइम नहीं दे रही, इस कॉलर को ज्यादा टाइम दे रही हूँ और इसको टाइम नहीं दे रही। जबकि मेरी पूरी कोशिश होती है कि हर कॉलर को इक्वल ही टाइम दूं और सबको एयर करूं, इसलिए कि मेरे लिए सारे कॉलर ही मैं रेस्पेक्ट करती हूँ। सारे कॉलर की कोई भी मेरे लिए इतना जरूरी अहम कॉलर नहीं है कि मैं सोचूं कि क्या किसी एक कॉलर से मेरी बहुत ज्यादा रिश्तेदारी है। मेरे लिए तो सभी रिश्तेदारों की से बढ़कर हैं। और एक जैसे कि आप लोगों को मैं हमेशा कहती हूँ कि आप लोगों से एक रिश्ता बन गया। मैंने आप लोगों को नहीं देखा, पर एक खूबसूरत सा रिश्ता है, बहन भाई जो भी रिश्ता कहे आप, भाइयों का, जो लेडीज आती हैं उनसे बहनों का रिश्ता, दोस्तों का रिश्ता, सेम उसी तरह का एक रिश्ता है, खूबसूरत रिश्ता है। ये भी इसके एक खूबसूरत रिश्ते का एक बहुत प्यारा नाम भी है जो हमने आपके साथ दिया, और आप लोगों ने हमारे साथ इतना सफर, लंबा सफर तय किया है। और इसके जितनी भी कामयाबी की बातें जब होती हैं मुझसे, जब लोग कहते हैं कि बहुत जबरदस्त शो है, बहुत कामयाब शो है, आप बिलीव करें मैं हमेशा यही कहती हूँ कि ये शो इसलिए कामयाब है कि इसके अंदर मेरे इतने अच्छे कॉलर हैं, और जो मेरे साथ रहते हैं हमेशा 2 आवर्स मेरे साथ बैठ के मेरे प्रोग्राम को एंजॉय करते हैं। और रिपीट जब चलता है, आप सोचें लाइव तो जो जा रहा है जा रहा है, पर जब रिपीट जा रहा है और जब रिपीट में लोग इसमें ज्वाइन करते हैं और इसमें शामिल होते हैं कॉलर, और जब सुनने के बाद मुझे कॉल करते हैं और कहते हैं कि हम बताएंगे इस प्रोग्राम में कैसे शामिल हो सकते हैं, तो उस वक्त अंदाजा होता है कि वाकई इस प्रोग्राम को कितना लोग पसंद करते हैं। अभी भी लोग जो देख रहे हैं, अब देखें सबसे पहले कॉलर कौन से आते हैं और क्या बात करते हैं, जो बढ़ चढ़ के आते हैं कि सिंध में ये हो रहा है, सिंध में वो हो रहा है, और सिंध में तो इतनी कामयाबी है, सिंध में तो ये चीजें हो गई हैं। तो आप यकीन करें, अब देखते हैं कि कौन से कॉलर सबसे पहले आके मुझसे बात करते हैं, और सबसे पहले कौन सा कॉलर आके इसमें शामिल होता है। जो सबसे पहले शामिल होगा मैं सबसे पहले उसी से बात करूंगी और बताएंगे। मिनी बजट तो पास हो गया, नीचे वाले टॉपिक पे भी थोड़ा सा आप लोगों के साथ मेंशन कर दूं कि है ना, मिनी बजट जो पास हुआ है, तो अपोजिशन बहुत शोर मचा रही है। अपोजिशन ने कहा है कि ये एक फोन कॉल्स आई जिसकी वजह से ये मिनी बजट पास हुआ, मगर अब महंगाई का जो तूफान पाकिस्तान में आएगा तो उस सिलसिले में आप लोगों की क्या राय होगी, क्या कहना चाहेंगे। जैसे शहबाज शरीफ ने भी शेख रशीद साहब ने कहा कि क्या कहते हैं, बहुत अपोजिशन कह रही है कि किसी का हाथ है, फोन कॉल आई है, तो यकीनन अपोजिशन चाहती है इस वक्त जो वज़ीर आज़म इमरान खान के सर पे जिसका हाथ है, अपोजिशन चाहती है कि वो हाथ उसके सर पे रख दिया जाए, पर अब अपोजिशन उसके सर पे वो हाथ नहीं रखा जाएगा। अपोजिशन शेख रशीद का कहना है कि एस्टेब्लिशमेंट अब उनके सर पे हाथ नहीं रखेगी बल्कि उनके गले पे हाथ रखेगी, और हम तस्लीम करते हैं कि हमारी हुकूमत ने किसी का भी एहतसाब नहीं किया, हम एहतसाब करने में नाकाम रहे हैं, मगर अब इमरान खान के सर पे हाथ है तो 5 साल डट के इमरान खान करेंगे, चाहे अपोजिशन कितने भी नारे लगाए और कुछ भी करे। अपोजिशन ये कह रही है कि हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए कि जिनका इनके ऊपर हाथ है वो हमें कुछ करने ही नहीं देते। इनके एतिहादी जो इनके साथ थे उनको भी कॉल्स आई और वो जाना भी नहीं चाहते थे, मगर इस एक कॉल पे गए, और जो बहुत सारे पीटीआई के लोग थे वो भी नहीं जाना चाहते थे, तो उनको भी असेंबली में जाना पड़ा कॉल्स के ऊपर। तो अब इस पे भी थोड़ी सी बात कर लेंगे, रोशनी डाल लेंगे। आप लोग इस पे क्या कहेंगे, आप लोग की क्या राय है इस सिलसिले में, तो इस पे जरूर बात करेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम।
हेलो, मुझे लग रहा है कि ये तो कॉल ऐसी आई है देखने के लिए कि लाइव शो हो रहा है नहीं हो रहा। मुझे लग रहा है कि शायद मेरा हमेशा प्रोग्राम 5-7 मिनट लेट होता है, इसलिए कॉलर को भी आदत पड़ गई है 5-7 मिनट थोड़ा लेट ही आके ये रहोगे। आज मैं बिल्कुल ठीक टाइम पे 9 बजे, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे 9 बजे लाइव हो गई हूँ, तो लोग कॉलर जो है ना आराम से बैठे हुए हैं कि चलें जी समीना आएंगी तो 9:05 पे 9:10 पे आती हैं तो तभी हम कॉल करेंगे। अब देखें सबसे पहले कॉलर कौन से होते हैं और किसकी कॉल मेरे पास आती है जिसके साथ मैं गुफ्तगू करूंगी। और अब अगर एक फर्स्ट कॉलर जब आ जाता है तो फिर इसके बाद सारे कॉलर लाइन लगाते हैं, तो इसलिए जरा प्लीज एहतियात कीजिएगा। जो पहले कॉलर है मैं उसके साथ पूरा टाइम देना चाहूंगी ताकि वो आया है आके बात कर रहे हैं तो उनका ज्यादा टाइम उनको देना ही पड़ेगा। तो कोशिश करूंगी कि उनको सही से टाइम दे सकूं और उनसे बात कर सकूं। आज यही बात करनी है कि बताएं सिंध के बारे में, जो सिंध में आप लोग हमेशा आके देते थे। अब देखें ना, मैंने सिंध का टॉपिक दिया, आप लोग की वजह से टॉपिक दिया, तो अब देखें जो मेरे रेगुलर कॉलर हैं वो ही सोए हुए हैं, वो ही नहीं आ रहे हैं, ये आके बात करें सिंध के ऊपर। बड़ा कल तो बोल रहे थे कि आप जी सिंध पे ही बात कीजिएगा और सिंध के ऊपर ही बात करें तो ज्यादा बेहतर है, और हम सिंध के लिए बात करना चाहते हैं। और आप लोगों को साथ साथ ये भी बता दें कि कोरोना भी बहुत तेजी से फैल रहा है, इसकी भी बहुत एहतियात करें। जो पहले से आपको एहतियात बताई भी है उसी एहतियात पे आप साथ चलें तो ज्यादा बेहतर होगा, इसलिए कि वाकई में बहुत तेजी से हो रहा है और लोग बहुत बीमार भी हो रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग बीमार पड़े हुए हैं और बेतहाशा लोगों को जो है ना प्रॉब्लम भी हो रही है। बुखार भी बहुत तेज हो रहा है लोगों को, और बुखार के बाद जब उठ रहे हैं ठीक हो रहे हैं तो उनमें इतनी हिम्मत नहीं हो रही है, इतनी ताकत नहीं हो रही कि वो सही से चल सकें। अब ये देखिए कि सिर्फ भट्ट साहब ही पहले कॉल करते हैं, सबसे पहले कॉलर यही होते हैं मेरे साथ ज्यादातर। और जब मैं इनको, अब देखें आप भट्ट साहब आए तो दूसरे कॉलर फौरन उठ के आ गए। अब ये मेरी समझ नहीं आता कि आप फिर वेट करें, मैं सेकंड नंबर पे लूंगी आपको। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अब आप सेकंड नंबर के हैं, आप सेकंड नंबर पे रहें, पहले जो कॉलर है मैं इनसे बात करती हूँ फिर आपसे करती हूँ, ठीक है? चलो जी ठीक हो। अब थर्ड कॉलर भी आ गए। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अभी आपका इतना सा भी मैसेज नहीं लूंगी, सिर्फ सलाम करूंगी आपसे। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मगर फर्स्ट कॉलर जो आए उन्हीं से बात करूंगी, इसलिए कि सबसे पहले वो आए। 5 मिनट से मैं अपनी स्पीच दे रही थी, आप लोग आराम से बैठे हुए थे, तो और जब फर्स्ट कॉलर 4:45 में आ गया मैं। हाँ 4:45 में नहीं आए, हम बहुत देर से आए, बैठे आराम से, पहले इनसे बात करूंगी, इसलिए कि पहले कॉलर यही है मेरे साथ। जी जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आपके साथ नाज़रीन को भी अस्सलाम। देखिए मैंने कितना इंसाफ किया आपके साथ, देखा आपने? अब आप अप्रिशिएट तो करिए इस इंसाफ को। नहीं, बहुत मेहरबानी आपकी, मैं तो आपका वैसे फैन हूँ तो अब लोग कहेंगे कि बस आपको तो है ना भट्ट साहब आपके रिश्तेदार हैं, हम जब तस्लीम कर लेंगे। हालांकि ये देखें रिश्तेदारी, मैंने बताया ना कि ये बहुत बड़ी रिश्तेदारी है आप लोगों से, कि समझ लें कि जानती नहीं है पहचानते नहीं, मगर एक बहुत प्यारा सा रिश्ता बना है सब कॉलर से। जी जी, सबसे पहले तो रोज आके कहा जाता है जी कराची में ये हाल हो गया, कराची में वो हाल हो गया। जी, जो कराची का डाटा बताता है कि पिछले 2 साल में जो है कराची में क्राइम रेट कंपैरेटिवली कम हुआ है एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। जी, अब उसके बाद ये है कि अपना जो सिंध में जो है वहाँ पे उन्होंने बोन मैरो और हार्ट के जो है तकरीबन 10 हॉस्पिटल बनाए हैं। जी, उन हॉस्पिटल में फ्री बिल्कुल इलाज होता है, जबकि पंजाब में पहले फ्री इलाज होते थे जिन हॉस्पिटल में, वहाँ पे अब पैसे लिए जाते हैं। इसी तरह जो है कि कोरोना के ऊपर जितना इफेक्टिवली काम सिंध गवर्नमेंट ने किया, इतना किसी और सूबे में उसके ऊपर नहीं किया। आज मैं देख रहा था बलूचिस्तान में 22 जिला ऐसे हैं जहाँ पे पिछले 9 महीने से किसी बंदे का एक का टेस्ट ही नहीं हुआ कोरोना का, और 22 जिला में जो है वो कोई किसी किस्म की वहाँ पे लैब ही नहीं है। तो अब वो वहाँ पे, और वहाँ पे पीटीआई जो है वो वहाँ पे शरीक है उसमें। अच्छा, वो उसके बाद ये है कि इन्होंने कंपैरेटिवली दूसरे सूबों की नस्बत अपनी काबीना जो है वो छोटी रखी। उसके बाद ये है कि ठीक है, उन्होंने कराची में 2-3 चीजों के ऊपर उन्होंने काम नहीं किया, जिसमें सबसे पहले सफाई का काम है, उसके ऊपर उन्होंने ज्यादा काम नहीं किया, और दूसरा ट्रांसपोर्ट के ऊपर काम है जी। लेकिन ये है कि कॉमन मैन के हिसाब से अगर देखें तो महंगाई का जो अपना दायरा शुमारियात के मुताबिक कराची में जो महंगाई की रेशियो है एज कम्पेयर टू दी अदर प्रोविंसेस जो है वो कम है उसमें से। तो तीसरी बात यह है कि वहाँ पे उन्होंने विमेन एम्पावरमेंट के लिए वो अपना जो है वो काफी काम किया जी। उसके बाद यह है कि किसानों के लिए जो है ना उन्होंने इंश्योर किया कि वहाँ पे उनको खाद जो है वो बर वक्त मिल सके, एज कम्पेयर टू अदर प्रोविंसेस जो है अभी तक जो है वो तरस रहे हैं उसके ऊपर। तो इस तरह बहुत सारी बातें हैं, खैर उसके ऊपर मुझे नहीं पता था कि आप इतनी तफसील में जाएंगे।
तो मकसद कहने का ये नहीं है मैं जाऊंगी इसलिए कि कल देखा था आपने कॉलर आ रहा था हमेशा सिंध पे बात करता था तो जब तो आप लोगों ने तो दिया टॉपिक के इस पे बात करें और उसके अलावा जो स्टेचर है वज़ीरा का जो सिंध का वज़ीर आला उसको कंपेयर कर लें किसी भी दूसरे वज़ीर आला के मुताबिक उसका अंदाज गुफ्तगू उसका मामले को टैकल करना उसकी एजुकेशन उसकी फोर साइटेडनेस और उसका अपना परसू करना मामलात को और उसकी जो है क्या कहते हैं कारकर्दगी जो है वो इस वक्त सबसे बेहतर है बाकी सूबों से। यानी कि आप कह रहे हैं कि सिंध में कामयाबी के रास्ते पे जो कहते हैं सिंध में तो कुत्ते के काटने की दवाई नहीं है वहाँ पे सिंध के अंदर वैक्सीन नहीं आई है और सिंध में कुत्ते जहाँ से पानी पीते हैं वहां से पानी पिया जाता है यही तो कॉलर आयरन के बोल रहे थे। वहाँ पे तो शहर अपना उसका और भी रीजन है चले इसके ऊपर भी बात आ जाती है। सिंध का हिस्टोरिकली आप देखें फ्रॉम द अपना मैं कहता हूँ आपको तकरीबन 1500-1600 साल से ले लें तो सिंध की बदकिस्मती ये हो रही कि वहाँ पे वो जो है जितने भी हुक्मरान आए उनसे पहले उन्होंने वहाँ पे उनको महरूम रखा। मिसाल के तौर पे आप मोहम्मद बिन कासम को ही ले लें। मोहम्मद बिन कासम ने जब कदम रखा उससे पहले मुसलमानों ने 14 हमले सिंध पे कर चुके हुए थे जी। तो वो 14 हमले किए फिर वो मोहम्मद बिन कासम आया उसके बाद जितने भी आए उन्होंने उसको सिंध को एज ए गरीजन रखा जी। वहाँ के अवाम को उनकी डेवलपमेंट होने ही नहीं दी और वहाँ से जो है हमले अंदर अंदरूने मुल्क अपना बाकी इंडिया में जाके करते रहे जिसका नतीजा निकला कि वहाँ के लोग जो है उनकी अपना जो ग्रोथ थी डेवलपमेंट थी वो वैसे ही वो पीछे रह गए। उसके बाद ये है कि चले अब ये बात हो गया मैं इसके ऊपर बात कर उसके बाद ये है कि पाकिस्तान बनने के बाद क्योंकि वो अपना थोड़े से पिछे हुए लोग थे तो वहाँ पे जब जो लोग आए हुक्मरान बन के आए इसको मैं अपना किसी नस्ली और उससे मुनासबत नहीं कर रहा हूँ तो उस वजह से वो अपना मजीद पीछे चलेगी। उसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूँ कि ये कोई महाजर या सिंध की बात नहीं मैं कर रहा हूँ। जब पाकिस्तान बना तो जो लोग सर्विसेज में आए वो लोग जो थे उन्होंने बल्कि वो जो लोग थे वो बाहर से आए लेकिन उन्होंने महाजरों को भी बदनाम किया। वो महाजरों के अंदर एक एस्टेब्लिशमेंट थी जिनको अलीट्स कहते हैं मतलब महाजर एलीट थी। वो महाजर एलीट कौन थी कि वो अलीग थे। ब्यूरोक्रेसी में भी एक ग्रुप था जो अलीगढ़ से पढ़े हुए थे वो सिर्फ उन्हीं को नवाजते थे और वो उन लोगों को ही नवाजते थे। अब उसका ये हुआ कि जब पाकिस्तान बना तो पहले सारे डिप्टी कमिश्नर मोस्टली जो है वो गोरे होते थे। जब गोरा चला गया वहां से तो जितने नए डिप्टी कमिश्नर लगे वो मोस्टली अलीगढ़ के अपना पढ़े हुए लगे। तो वो जब लगे तो वो भी हैट उसी तरह पहनते थे अपना वो भी अपना 3 पीस सूट पहनते थे वो भी बूट उसी तरह पहनते थे और लैंग्वेज भी बोलते थे जो सिंधी नहीं बोलता था। गोरे की भी लैंग्वेज ना सिंधी को समझ आती थी ना गोरे का ड्रेस भी वही था। गोरा भी जो है वो 4 कनाल के घर में रहता था 10 कनाल के घर में रहता था वो नया गोरा है वो 10 कनाल के घर में रहता था। तो वो उस वजह से वो उनकी अंडरस्टैंडिंग में ना हो सकी और उस वजह से वो जो है एक दूरी जो है वो मतलब पैदा हुई जिस वजह से वहाँ की डेवलपमेंट में भी रुकावट हुई। और फिर ये है कि यही जो एलीट थे उनकी वजह से वो जो पब्लिक थी उनकी बाकी तवज्जो दूसरों की तरफ चली गई कि शायद हम उनकी वजह से हमारी भी नहीं हो रही है। तो इसलिए वहाँ पे जो सिंध में तरक्की नहीं हुई उसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो उन लोगों का था जो शुरू में आके इक़्तिदार में आए और उन्होंने महाजरों को भी बदनाम किया। अगरचे वो महाजर थे लेकिन उनके इक़दामात की वजह से क्योंकि जो एक आम महाजर था वो उनके इक़्तिदार में होने के बावजूद पिसा रहा उसको कोई फायदा नहीं पहुंचा। और यही वजह थी मतलब जब पाकिस्तान बना तो 46% लोग सर्विसेज में वो अलीग ग्रुप था और यही वजह थी कि कायद-ए-आज़म अपना जो थे लियाकत अली खान उनको बजाते खुद ये लोग कहते हैं ना कि कोटा सिस्टम भुट्टो ने किया। कोटा सिस्टम का सबसे पहले बानी जो थे वो लियाकत अली खान थे। उस कोटा सिस्टम को फिर 56 के कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो उसको अपना वो दी गई अपना एक्सटेंशन दी गई। उसके बाद जो है सिंधी और नॉन सिंधी की अपना अर्बन और रूरल की तफरीक जो है वो याया खान ने की। भुट्टो साहब तो बहुत बाद में आए। भुट्टो साहब ने कहा कि जो है वो कॉलेजेस वगैरह में जो है वो नंबर्स का मामला था वो शायद रूरल को ज्यादा दिया था। तो वो ये जो चीज थी वो जो एलीट क्लास जो थी
उसने सिंध में भी तरक्की नहीं होने दी। वो आपने बेनिफिशियर रहे, ना उन्होंने कराची को डेवलप किया, ना उन्होंने बाकी सिंध को डेवलप किया। चले, तो बेसिक ये रीजन था। चले, बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू सो मच जी। जी 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 बोले। लंबी इन्होंने तो पता नहीं कहाँ से कहाँ मिलाते चले गए कि इसका पीछे का बैकग्राउंड भाई अभी की मौजूदा 20-25 सालों की बात करें, पीपल्स पार्टी और मुत्तहदा के पास सिंध राज, इनकी शहरी जमात मुत्तहदा थी और बाकी पूरे सूबे पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही और इसके जिम्मेदार यही दोनों पार्टियां बनती हैं। इसका ज्यादा कसूरवार पीपल्स पार्टी है। अच्छा, मैं अभी आपको थोड़ा सा बताना ये चाहता हूँ कि लाड़काना बोर्ड से 12वीं जमात में 90% मार्क्स के साथ A1 ग्रेड हासिल करने वाले तुलबा जब कराची यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए पहुंचते हैं तो उनका इम्तहान होता है वहां पे। तो आप यकीन करें उसमें से जो A1 ग्रेड के साथ आए हुए थे और कराची यूनिवर्सिटी में जब जाते हैं उनका टेस्ट होता है तो यकीन करें मोस्टली उसमें फेल हो जाते हैं। तो डिग्रियां तो वहां सिंध में आपको पता है सब खरीदी जाती हैं। MBBS की चाहिए आपको मिल जाएगी, इंजीनियरिंग की चाहिए वो मिल जाएगी, की डिग्री चाहिए वो आप बेहतरीन, आपको जिस तरह के मार्क्स चाहिए वो भी मिल जाते हैं। हर तरह की डिग्री हासिल है। तो फिर जब यही कैंडिडेट किसी जैसे भी करा के जब पास हो जाते हैं, ग्रेजुएट हो जाते हैं, तो इनको या तो असिस्टेंट कमिश्नर या किसी बड़े ओहदे पे फाइज कर दिया जाता है, क्योंकि वडेरा होता है, वो बैकग्राउंड वडेरों का होता है। तो आप मुझे बताएं, जब ऐसे नाहिल डॉक्टर बनेंगे, असिस्टेंट कमिश्नर बनेंगे या बड़े बड़े ओहदों पर जब निकल के पहुंचेंगे तो वो पुलिस में पहुंचेंगे या ब्यूरोक्रेसी में पहुंचेंगे तो वो क्या करेंगे? वो सारा वही हाल करेंगे जो आपको नजर आता है सिंध का। फिर ये तो बताने की बात ही नहीं है, थोड़ी सी बारिशें हो जाएं तो क्या होता है कराची शहर का हाल, वो किसी से ढका छुपा है। कितने लोग तो बेचारे बेगुनाह मर जाते हैं, कितनी बिल्डिंगें गिर जाती हैं जो इलीगल बनी हुई हैं, जिनको पास किया गया है। आप क्या वो भूल गई? पिछले चीफ जस्टिस ने एक पूरी चार्जशीट सिंध के साबका पार्टियों के लिए निकाली थी, 2500 पेज की, जिसमें हर पार्टी का बताया गया था कि इनके जो हैं वो विंग हैं, जो लड़ते हैं, मारते हैं एक दूसरे को। मतलब हर एक ने अपने लोग पाले हुए थे जो एक दूसरे को मारते थे, जब दिल चाहता था कत्लो गारत होता था, जब दिल चाहता था जिस तरीके से चाहते थे भक्का लिया जाता था। और ये किसी से ढकी छुपी बातें नहीं है, हर चीज साक्षात दौर में, मतलब ये सब चीजें सबको पता है। मतलब क्या मैं एक्सप्लेन करूं कि क्या एजुकेशन का हाल किया, क्या हेल्थ का हाल किया, और उस पे भी अभी आप उस पे चले जाएं, शाहरुख जतोई सर, ये ऐसे वडेरे आपको कई जगह मिलेंगे जो मतलब जेल तो उनके लिए वीआईपी थी, फिर उसके बाद उनको हॉस्पिटल्स में वीआईपी हॉस्पिटल उनके लिए खरीद लिए जाते हैं। तो ये जिस मुल्क का, जिस एक सूबे का हाल हो, उसके लिए तो तारीफ के लिए तो कोई लफ्ज कहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वहां पे भुट्टो अभी भी जिंदा है। अब कब तक जिंदा रहेगा ये नहीं पता किसी को भी। मैं तो यही कहना चाहता हूँ फिलहाल। चलिए ठीक है जी, बहुत सारे कॉलर आ रहे थे, उनको होल्ड पे डाला, पर वो अब होल्ड पे नहीं है। अब आना चाहें तो आ जाएं, कॉल कर लें। अब जब कॉलर होते हैं तो फिर कॉलर चाहते हैं कि हमारा ओपिनियन लिया जाए। आप कॉल कर सकते हैं, जब कॉलर अपनी बात कर रहे हैं तो थोड़ा सुन लें, सब्र कर लें, उसके बाद कॉल कर लें। अब कॉलर ने अपनी बात पूरी कर ली, अब आ जाए, अब आपको एयर कर दूंगी मैं। जब आप उसी वक्त आना चाहते हैं जब कॉलर बात कर रहा होता है तो फिर एयर नहीं होते। जी जनाब, जी अब बोले। अस्सलाम वालेकुम। जी थोड़ा टीवी पे देखा करें, जब कॉलर बात कर रहा होता है तो फिर थोड़ा सब्र कर लें, इसके बाद बात कर लें आके। सही है, थैंक यू जी। वो तो आप अगर ना रोके तो रुकेगा ही नहीं, कोई स्टॉप ही नहीं है। नहीं रुकते हैं टाइम के ऊपर, जब टॉपिक सब कुछ खत्म ही हो जाता है तो रुकना ही पड़ता है, मजबूरी होती है। अब इतना थोड़ी लेके लोग बैठते हैं तफसील से। एक्चुअल पता है फेसबुक पे अपडेट ही नहीं है सिंध। जी, आप सिंध के बारे में क्या बोलेंगे? मगर कल आप ही लोगों की फरमाइश थी कि जी सिंध पे बात कीजिएगा, सिंध पे हमेशा। नहीं, आपने तो जबरदस्त टॉपिक रखा मेरी। जी, आप इन लोगों ने फरमाइश की थी ना कि सिंध पे ही बात की जाए, सिंध पे आइएगा कल लेके, तो मैं तो ले आई। जबरदस्त टॉपिक रखा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि फेसबुक पे सिंध अपडेट नहीं है तो आपके पास कोई मवादी नहीं है बात करने के लिए। बात यह है कि सिंध की छोटी सी एक बात ही करते थे, चौधरियों वडेरों ने इस पे
जी हमें सुना रहे हैं उन्हें भुट्टो से पहले और भुट्टो के बाद। हम आज की बात कर रहे हैं 30 साल से भुट्टो जिंदा है वहां पे, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। तो कोई अब एक नई इस्तिलाह आई है कि बड़ा हैंडसम है, बड़ा अच्छा है वजीर आला, और सारी पर्सनालिटी पर ये बता दी, ये नहीं बताया काम करता क्या है। कि दूसरे सूबों के मुकाबले में वजीर आला बहुत अच्छा है। भाई अच्छा क्या, यहाँ मॉडलिंग थोड़ी हो रही है। आप काम बताया, उसने काम किया है। जैसे कायम अली शाह था, वो 15 साल रहा है, ये इसका 8वां 9वां साल हो रहा है। तो बात ये है कि ये सिर्फ शख्सियत परस्ती में जिसपे उंगली रख देना, ये उसपे आते हैं मेरिट नहीं है मेरी बहन। आप कोई तरक्की तो बता दे, स्टील मिल कहाँ गया है, ये क्या कौन लेके गया, ये पीआईए कहाँ तबाह किया। एक पीआईए में एक अगर मैनेजर जॉब कर रहा है तो 4 मैनेजर उसके पीछे अपॉइंट हुए हैं। सिंध की तालीम का ये है कि 50% लोग घर में बैठे हुए हैं, यानी कि कोई तालीमी इदारे बंद पड़े हैं, यानी कि सैलरी ले रहे हैं। आपने अभी देखा था लास्ट एग्जाम हो रहे थे सिंध का क्या हाल, ऑफिशियली नकल कर रहे थे वो। तो ये गलत, वो उनके पास एक्सपर्टीज नहीं है, बात ही नहीं है सिंध के बारे में। वो भुट्टो और पता नहीं क्या क्या, असल आज की बात बताए सिंध तबाह हो रहा है। कोई एस्टेब्लिशमेंट नहीं है यहाँ पे, कोई नहीं है, सिंध पे कब्जा है इनका। आप ये बताए ना, हम तो हैप्पी होंगे अगर वो काम करे। मैंने हर वक्त मैं कहता हूँ कि एक तालाब से जानवर इंसान पानी पीते हैं। आप बिलीव करें, हर दिन 5 से 10 नौमौलूद बच्चे मरते हैं, और सबसे ज्यादा कारोकारी, जिसको रेप केसेस बोलते हैं, सिंध में होता है, लेकिन ये दबा के रखते हैं। और कुत्ते की वैक्सीन मशहूर है, और बारिश का पानी वहां पे मशहूर है। तो ये एक सिंपल एक तज्जिया है जो लाइव आप आंखों से देखते हैं। इसमें फेसबुक और फेसबुक पे जाना ही नहीं पड़ता है। और नहीं आइए, बड़ा हैंडसम है, बड़ा स्मार्ट है, बड़ा खूबसूरत है सिंध का वजीर आला। अरे आप काम बताए। वो क्या कहते हैं, हम तो बोलते हैं वो खाता है तो लगाता भी है। कुछ तो उसमें प्लस पॉइंट है कि पहले खाता है फिर लगाता है। पंजाब का वजीर आला तो सिंध के बारे में काम की बात नहीं करे कि ये काम किया उसने सिंध को तबाह बर्बाद कर दिया। चले आ गए आपका मैसेज, बहुत शुक्रिया जी। चले, थैंक यू जी। हेलो जी। जी, हमने सर सैयद अहमद खान ने पूछा था अलीगढ़ कॉलेज का या दूसरों का। हमने तो ये पूछा था कि पिछले 13-14 ईयर से ये जरदारी साहब की हुकूमत है, उस वक्त क्या हुआ है। कल एक भाई ने आगे बोला था जी उसने वो हॉस्पिटल बनाया, ये इनकी हुकूमत में नहीं बने हुए। हमने तो इनकी हुकूमत का आपसे पूछा था कि इन्होंने क्या किया। और जो साहब आगे सारे फिगर बता रहे थे मोहम्मद बिन कासिम के जमाने के, उन्हें अभी 3 साल पहले एक दूसरे का पेट फाड़ रहे थे ये। आज इनके रिश्तेदार बन गए वो सारे के सारे। हमने तो इतना पूछा था कि जरदारी साहब के जो 14 ईयर है उसमें बताएं कि उसमें क्या किया है जो इमरान खान ने 3 साल में नहीं किया। द क्वेश्चन वाज दैट, ये क्वेश्चन नहीं था कि आप पाकिस्तान बनने से पहले शुरू हो जाए अंग्रेज के जमाने में। वो सारी दुनिया को पता है कि क्या हुआ था। ये आगे बताएं कि लास्ट 14 ईयर में क्या हुआ और कितने हॉस्पिटल बने हैं जो इमरान खान 3.5 साल में नहीं बना सका। चले ठीक है, क्वेश्चन है। चले बहुत शुक्रिया। लास्ट 40 ईयर में रोटी कपड़ा और मकान किसी को मिला हो, सवाल ये है। सही है। जी हेलो जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अब आप बता दें कि सिंध में वो कह रहे हैं कि अभी बताएं जो सवाल सुन लिया उन्होंने, आपने अमेरिका वाले कॉलर ने जो सवाल किया आप लोगों से। जी। अच्छा देखिए, किसी ने अभी आकर कहा है कि भुट्टो जिंदा है। ठीक है, मैं कहता हूँ भुट्टो जिंदा है इस वजह से भुट्टो जिंदा है कि भुट्टो है शहीद, और शहीद हमेशा जिंदा ही रहता है। ठीक है जी। और इनको हो गया है बुग़्ज़े भुट्टो हो गया है, और ऐसे जो बुग़्ज़े भुट्टो, पहले आप कहते बुग़्ज़े इमरान हो गया, बुग़्ज़े भुट्टो हो गया, सुनाई दो जो बुग़्ज़े भुट्टो वाले। अच्छा तो आप बता देना कारकर्दगी सिंध की जी। ये है मुर्दार, और इनका जो ठिकाना वो जहन्नम है, जहन्नम के अलावा कुछ भी नहीं है। ये जितने भी जो पीटीआई के जो यूथी आते हैं जो भुट्टो का, देखिए फिर कॉलर में चढ़ गए। कल ही इसमें इतना लंबा लेक्चर दिया है कि प्लीज टॉपिक में बात कर लें। आपने कहा था मैं टॉपिक में बात करूंगा। मैं टॉपिक में बात कर रहा हूँ। भुट्टो ने जो मुकाबला किया सियासत में आकर, भुट्टो ने जो एटम बम दिया है, भुट्टो ने जो रिप्रोडक्टिव प्लांट लेकर आया फ्रांस से, ये भुट्टो ही का इजाज़त है जो भुट्टो ने दिया है। इमरान खान तो वो भगोड़ा है जो
पकड़ने आए थे, दिमाग आकर भाग गया था। इसमें तो हिम्मत में नहीं है, इसमें तो ये भी हिम्मत नहीं है कि जब परवेज खटक आकर जलील करता है, इसको कुत्तापन वाली जिंदगी बताता है इसके असेंबली के अंदर बैठकर, ये मुझे मुकाबला करने का भागता है। ये इसको पता है कि ये भगोड़ा है भाई, ये भागेगा। तो ये ऐसे लोग जहन्नमी होते हैं, चाहे ये पिंकी को ले ले, टिंकी को ले ले, टिंकी को ले ले, फिंकी को ले ले, जिसको भी ले ले, कुछ भी कर ले, इसका जो है आखिरी जो है ठिकाना जहन्नम ही है। आप भुट्टो से कंपेयर नहीं करो इसको, जहन्नमी शख्स को। भुट्टो एक अजीब लीडर था, मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। भुट्टो वो वाहिद शख्स है, वो सियासी लीडर है जिसने आकर उसने प्लान दिया है। भुट्टो वो सियासी शख्स है जिसने आकर आइन दिया है, आपको 73 का आइन दिया है। भुट्टो वो सियासी शख्सियत है जिसने आइन बनाया है। भुट्टो वो सियासी शख्सियत है जिसने इंडिया में बैठकर, असेंबली में बैठकर, यूएन के असेंबली में बैठकर वहाँ फलक शिकम नारे लगाए और पेपर पढ़ा यूएनओ में। ऐसा कोई लीडर आपको दुनिया में नहीं मिलेगा। भुट्टो वो सियासी शख्स है जिसने अवाम को उठाकर ऊपर ले अब फैसल भाई आपको सिंध का वज़ीर आज़म बना दिया जाए, जितनी आपने स्पीच दी है इस वक्त जोश में, मुझे पता है आप लिखा हुआ नहीं पढ़ रहे, अपने दिमाग से बोल रहे हैं। वो लीडर है, वो लीडर है, अब सुन भी नहीं रहे कि सारी चीजें जो है आपके आवाम को झोली में लाकर डालती है। आप किससे मुकाबला करोगे? आप मुकाबला करोगे जहन्नमी शख्स से। जहन्नमी का इस शहीद से कोई भय नहीं है। आप कंपेयर करो उस शख्स से, जन्नत जियाउल हक से, उस आमरियत के शहंशाह से, जिसने आकर जो है अवाम के साथ क्या। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, आपका मैसेज आ गया फैसल भाई। बस थोड़ा ठंडा पानी पी ले, नीम गर्म पानी पी ले फैसल भाई। मुकाबला करो। हीरो जो है वो हीरो होता है, और जो दलील चलें। होता है नियाज़ी जो है वो दलील ही रहता है हमेशा जिंदगी में। देखिए मैंने कहा किसी पे जाए ना, टॉपिक पे रहे, नहीं रहना टॉपिक पे, बस अपनी धाएं चाहे अपनी पूरी शुरू स्टार्ट हो गए बस। जी 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 जी, जिन लोगों के पास कोई कंटेंट नहीं होता वो मेरी तरफ आ जाते हैं कि मैंने ये कहा तो उसके ऊपर आके आप ये जी जो बातें आपने की, वो एक ही गार्ड में पानी पीती हैं, ये पीती हैं, इससे ज्यादा बुरी हालत केपी में है जहाँ पे 8 साल की इनकी हुकूमत है। अब मैं बताता हूँ क्या है। अब भुट्टो इसलिए जिंदा है कि भुट्टो को उन लोगों ने मारा था जिन्होंने इमरान खान को पैदा किया है, जो इनका बाप है। तो भुट्टो इस वजह से जिंदा है। क्यों? कि वो अवाम की आवाज थी, उसको डिक्टेटरशिप ने मारा, इस वजह से वो जिंदा है। आप आगे आ जाएं, सिंध एजुकेशन फाउंडेशन इस वक्त सारे सूबों में से सबसे ज्यादा इफेक्टिव है जहाँ वहाँ पे जी जी जो जिन्होंने अपना डिजिटल अपना जो है एजुकेशन उसके ऊपर अपना जोर दे दिया। अच्छा एक सेकंड के लिए मैं आपसे लेती हूँ, जरा विंसर भाई का ले लूँ मैसेज। ले लें फिर मैंने जी। अच्छा उसके बाद ये है कि गुम्बट जैसा एक छोटा सा शहर है, वहाँ पे जिगर की पैवंदकारी का हॉस्पिटल है, वो स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल, और पाकिस्तान में वाहिद हॉस्पिटल है PKLI के बाद पंजाब के, और PKLI को तकरीबन बंद किया हुआ है। वो सिंध वाला इफेक्टिव है, ऑपरेटिव है, और वहाँ पे फ्री इलाज होता है, इररेस्पेक्टिव तो अमीर है या गरीब बंदा है वहाँ जाता है। चलें उसके बाद आ जाए इमराज कल्ब का NICVD को जो है देख लें, जो कराची में इमराज कल्ब के इलाज का दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम है। और ये सिर्फ कराची में एक हॉस्पिटल नहीं है, ये उन्होंने उसका दायरा कार 8 शहरों में फैलाया हुआ है, और ये काम किसी भी सूबे में भी नहीं हुआ, इवन पंजाब में भी नहीं हुआ। पंजाब में भी इतने अपना हार्ट के हॉस्पिटल नहीं वहाँ पे बनाएंगे। बातें करना जो है ना बहुत आसान है, कोई बात नहीं होती। तो भुट्टो जिंदा है, भुट्टो जिंदा है, भुट्टो जिंदा है इसलिए कि भुट्टो के और भी बहुत सारे कारनामे हैं जो दूसरे सूबों में किए हैं। सबसे बड़ी बात तो ये तो उसने आवाज दी जिस वजह से आप भी यहाँ पे आके बोल रहे हैं। चलें बहुत शुक्रिया जी। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। नई तरफ से आप सबको और तमाम कॉलर को बहुत बहुत सलाम जी। जुल्फकार अली भुट्टो साहब की बात हो रही थी जी। जुल्फकार अली भुट्टो साहब में लाखों करोड़ों अच्छाइयां, मैं सबसे एग्री करता हूँ जी। जब हम बच्चे थे, जब हम पढ़ते थे स्कूल में, तो सिलेबस में ये पढ़ाया गया था कि जो आदमी जंग पर जाता है और जंग से जिंदा वापिस आता है वो गाजी कहलाता है, और जो जंग पर जाता है किसी वजह से वो मर जाता है जंग लड़ते हुए, तो उसे हम शहीद। तो ये जुल्फकार अली भुट्टो शहीद नहीं है। ये मेरी तो ये समझ में नहीं आता लोग उसे शहीद क्यों कहते हैं। बेनजीर भुट्टो शहीद नहीं है जी। वहां पर एक आम मोहल्ले में किसी की लड़ाई हो जाती है और एक आध को मार देंगे, एक आधा कोई मर जाएगा तो कहेंगे जी ये शहीद हो गया। तो यहाँ तो इसका मतलब जो हमें समझाया गया, जो हमारी सूर की किताबों में लिखा हुआ है, यहाँ तो वो शहीद कर दे या ये कहना बंद कर कि भाई ये भुट्टो शहीद है।
लोगों ने उसे आज भी जिंदा रखा हुआ है। ये उनकी ज़हनियत है। उनका प्यार कह लें, मोहब्बत कह लें, या उनको जो तरबियत दी जा रही है, जो उनको फीड किया जा रहा है, वो हिसाब से उन्होंने उनको जिंदा, वो शहीद नहीं है, उनकी डेथ हो गई, बस फिर चैप्टर क्लोज। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। जी 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 बोले जी। हेलो जी, हेलो जी, हेलो जी, हेलो जी। उनकी तो सिर्फ बेलें बज रही है फोन की, आप ऑन एयर नहीं हो रहा। जी, मैं तो ये देखता हूँ कि ये कोई इदारा, एक सेकंड के लिए रखिएगा, इनकी मोबाइल नहीं बज रही थी। जी, हेलो जी, सलाम वालेकुम। भुट्टो टॉपिक थोड़ी सिंध है। आप देखिए, मैंने कहा ना कि वो फेसबुक पे ये तज्जिया ही नहीं है, तो कंफ्यूज हो गए ये। आपने कहा सिंध के बारे में बताया जाए कि क्या काम किया है पिछले 30 साल में। वो भुट्टो के पीछे लग गए। अरे भुट्टो से हमें क्या करना है? भुट्टो ने तो सिंध को तबाह किया है। तो भुट्टो ने तो हाथसाथी चेयरमैन दिया बगैर मैरिट के। अगर भुट्टो ने सिंध को तबाह किया है तो फिर भुट्टो क्यों जिंदा है लोगों के दिलों में, बताएं। हाँ, तो यही तो, वो तो गलत फहमी में ना, मैं तो बोलता हूँ मुर्दा है, मेरा व्यू है। आप क्या करेंगे? इस तरह तो ज़ियाउल हक शहीद है, अपना वो जुनैद जमशेद शहीद है। जुनैद जमशेद को कहाँ से मिला रहे हैं आप? जुनैद जमशेद को कहाँ लेकर आ गए पॉलिटिक्स में? वो जुनैद जमशेद पॉलिटिक्स का नहीं बंदा था। जुनैद जमशेद जो था एक वो था, क्या कहते हैं, जबरदस्त फनकार था एक लोगों के, फिर उसके बाद वो नात ख्वाह बना। तो जुनैद जमशेद को तो आपने बिल्कुल ही गलत ही इसके साथ जोड़ा। प्लीज जुनैद जमशेद को ना जोड़े इसके अंदर। मुर्दा की बात हो रही है कि जो हादसाती मौत पे जाता है वो शहीद, और इसको तो फांसी दे के मारा हादसा। जी 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 जी, ये खास बात है भुट्टो की। ये सबको सुनना चाहिए। जो सबसे खास बात है वो यही है कि ये गीदड़ नहीं है, ये मफरूर नहीं था, इश्तिहारी नहीं था, ये कैदी नहीं। ये क्या था? इसको दूसरे मुल्कों ने कॉल किया फांसी से पहले कि तुम पाकिस्तान छोड़ दो और तुम हमारे यहाँ रहने आ जाओ। जैसे 10 साल के लिए वो बाकी गया था ना इश्तिहारी, वो नवाज शरीफ, तो इसने कहा था कि मुझे यहाँ फांसी दे दी जाए, मैं ये मुल्क को नहीं छोड़ूंगा। ये क्वालिटी थी भुट्टो की। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं काम करने की। अभी वो तकरीर कर रहे थे या रो रहे थे या लड़ रहे थे, वो कह रहे कि भुट्टो ने एटम बम। लाइन ड्रॉप हो गई आपकी। जी, आपके फोन में खराबी है, फोन सही कराएं अपना। जी, अच्छा, आपको अंदाजा हो जाएगा कारकर्दगी का पीपल्स पार्टी की कि इन्होंने तो, मतलब कौन सा इदारा, किस इदारे की बात करें जहां तबाही नहीं मची हुई। मतलब हर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के नीचे जो करप्शन हुई है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। पुलिस का महकमा देख लें, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। आए दिन जो वाकयात होते हैं पुलिस की कारकर्दगी सबके सामने आ जाती है जी। फिर ब्यूरोक्रेसी देख लें, फिर इनका ये बेनजीर इनकम जी। तो पता है 1,80,000 लोग जो हैं कई साल से गैर कानूनी तौर पे पैसे ले रहे थे, और उसमें 18 ग्रेड तक के लोग मौजूद थे। तो आप मुझे बताएं, जो और वो इनके लिए फिर काम करते थे, वो सारा जो इलेक्शन जितवाने का जो काम होता था वो यही लोग तो फिर करते थे। और ऐसे बहुत सारे यानी आपके जो इदारे हैं उनमें चले, ठीक है, खुदा करके पीआईए को जो है वो प्रॉफिट वाला इदारा बना दिया गया। यकीन करें इतने मैसिव इसमें अपॉइंटमेंट हुए हैं इलीगल कि आप सोच नहीं सकती। जो घरों पे बैठे हुए तनख्वाहें ले रहे हैं, जिस महकमे को उठाएंगे ना कानों को हाथ लगाएंगे। चलें, ठीक है जी। जगह पे हजार। अब मैं चाह रही हूँ कि जो नेपाली दफा आ रहे हैं उनको एयर कर दूं, फिर दोबारा आप लोग को दोबारा लूंगी। बहुत शुक्रिया दोबारा से। समीना कहाँ तक? नहीं, आप कहिएगा, कोई बात नहीं, आपका अपना चैनल। जी, हेलो जी जी जी, वालेकुम अस्सलाम। जी जी सिस्टर, पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, कल आपके प्रोग्राम में कॉल कर रहा था मगर आपका टाइम खत्म हो गया था, कि ये प्रोग्राम जो है कितनी एज के लोगों के लिए है? क्योंकि कल ये हो रहा था कि जी मेरे को वो ना कहा जाए, मुझे ये ना कहा जाए, तो मैं इस वजह से पूछना चाह रहा हूँ कि देखिए, मेरा प्रोग्राम हर एज के लिए, हर एज वाला आ सकता है, हर एज वाला बात कर सकता है। अब उनको इतराज है कि आप उनको बुजुर्ग ना कहें, उनका नाम लें तो ले लें आप नाम उनका, जरूरी नहीं है कि आप उनको अंकल कहें। जैसे आप, हमारे माँ बाप ने बड़ों का नाम लेना नहीं सिखाया है,
तो इस वजह से मैं नाम नहीं लूंगा किसी का। तो चले एनीवे, अच्छा आपका टॉपिक है जी, क्या नाम है, सिंध में क्या कारकर्दगी है। अभी मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था जी। तो एक साहब आके कह रहे थे कि कोई आदमी हादसी तौर पे अगर मर जाए तो वो शहीद है। पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि शहीद उसको कहते हैं जो ना दहानी या मौत नहीं होती है, जिसको खूने ना हक मारा जाए वो शहीद होता है। खूने ना हक जिसका बहाया जाए वो शहीद कहलाता है। तो भुट्टो जो है वो इस वजह से शहीद है कि उसको फांसी दी गई। सही है। फिर आपका है कि जी भुट्टो का नाम कब तक जिंदा रहेगा। जिंदा है, जिंदा नहीं रहेगा, उसका जिंदा है नाम। मैं ये पूछना जी, जब तक पाकिस्तान कायम है भुट्टो का नाम। आप ये देखेंगे सिंध के अंदर जितनी कामयाबी होती है, जब जीतते हैं ये लोग तो भुट्टो के नाम से जीतते। बेनजीर आई वो भुट्टो के नाम, उसके वालिद साहब थे। फिर उसके बाद आसिफ जरदारी, भुट्टो का नाम। आखिर कुछ तो था ना, उसने भुट्टो ने बहुत कुछ किया होगा मुल्क के लिए, जिसके लिए लोगों के दिलों में अब जगह बना के गया है। राइट, मैं तो खुद कह रही हूँ, एग्री कर रही हूँ। एक देखें जो लीडर, अगर आप लीडर को देखें तो भुट्टो एक लीडर था, बेनजीर एक लीडर थी, जिनमें लीडरपन था, मगर ऐसा लीडर हमें नहीं मिला अभी तक। अभी तक आपके सब बताएं कोई ऐसा लीडर आया? आप लोगों से सवाल है मेरा, वैसे भुट्टो जैसा लीडर आपको मिला? भंग का नशा उतर जाए तो वो कहेंगे जी मैंने क्या कहा था। इस तरह के लीडर नहीं थे वो, जो कहते थे वो करते थे। बेनजीर भुट्टो शहीद आई पाकिस्तान, उसको पता था कि उसकी जान चली जाएगी, इसको बोलते हैं शहादत। और जेल भी काटी, बेनजीर भुट्टो ने भी जेल काटी जी। हमारे मुल्क आ जाओ, उन्होंने शहादत अपने लिए वो करी, मगर वो उन्होंने भाग के नहीं, वो कहीं दुनिया छोड़ के नहीं गए, वो पाकिस्तान छोड़ के नहीं गए वो। तो कहने का मेरा ये मतलब है खूने ना हक को शहीद कहा जाता है। और यही भुट्टो साहब का जो कारनामा है पाकिस्तान के लिए, इस वजह से जब तक पाकिस्तान कायम है ये भुट्टो जिंदा रहेगा, चाहे वो उनकी हुकूमत आए ना आए, मगर भुट्टो जिंदा रहेगा। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी। जी जनाब। जी अस्सलाम वालेकुम। ये भट्ट साहब मेरा ख्याल बच्चे नहीं है, भट्ट साहब अपनी एज बता दे। भट्ट साहब भी बुजुर्ग है और ये भट्ट साहब का नाम लेते हैं, तो इस तरह वो भी, उनका भी नाम ले, लियाकत साहब का। आपको जब कहा गया है कि बुजुर्गों का नाम नहीं लेते, भट्ट साहब भी बुजुर्ग है। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि शहीद की हम बात ही नहीं कर रहे, हम ना आलिम नहीं है, सबका अपना तजिया है, वो अपने अपने तजिया दे रहे हैं। किसी डॉक्टर ने नहीं कहा कि इसको शहीद बोलो, नहीं बोलो। अच्छा एक सेकंड ये आ गए कॉलर जी। हेलो जी, जी हेलो हेलो। आप जिंदा रहे, हमें, मुझे तो पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जब वो इलेक्शन हार गए थे ना मुजीबर रहमान से, तो उनको बड़े सफाई से कहना था अच्छा ये लो, मैं अपने नेक्स्ट 5 ईयर का इंतजार करता हूँ। उस वक्त उससे लड़ा जी। प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम भुट्टो से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो अल्लाह तो प्यारा हो गया, चलो कहानी खत्म होगी। जो उसने मुल्क तोड़ा था ना, तुम इधर हो हम इधर, उसको मुजीबर रहमान इलेक्शन, फेयर इलेक्शन जिंदगी में पाकिस्तान में वो फेयर इलेक्शन है। आप लोगों को शायद पता हो या ना पता हो, जंग बात है, लेकिन वो फेयर इलेक्शन हुआ था और मुजीबर रहमान इलेक्शन जीत गया था। उसको भुट्टो साहब को चाहिए था, उसको दे दे। तो बाकी रही भट्ट साहब की बात, भट्ट साहब जब आप बात करके फिनिश करते हैं ना, अब हमें कोई इतराज नहीं आपका नाम लेने से या कुछ करने से। उस वक्त आपको जवाब देने के लिए, इसलिए आपकी आखिर लफ्ज जो होता है ना उसको पकड़ा जाता है। बाकी कोई ना लफ्ज मच के तुम हमारी नींदों में आते हो, ये आते, ऐसी कोई बात नहीं है। वो आखिरी लफ्ज लेके हम तुम्हारी बात करते हैं कि आपने ये बात, आप छोटते बहुत है इसलिए। तो बाकी भुट्टो साहब की बात, उन्होंने मुल्क तोड़ दिया, इसलिए भुट्टो शहीद हो या ना। जो असल भुट्टो है वो है फातिमा भुट्टो, जो अमीर मुर्तजा की बेटी है, वो है भुट्टो। ये तो भुट्टो है ही नहीं, ये तो जरदारी है। आप कैसे इनको कह सकते हैं? नस्लें बढ़ती हैं बापों से, और उसका बाप है जो वो जरदारी है। रख सकते हो आप नाम, माँ के नाम पे भी रख सकते हो, इट्स नो बिग डील। करोड़ों लोगों ने पाकिस्तान में रखा हुआ है, पर असल जो उसकी जनरेशन है ना वो फातिमा भुट्टो है। और इंशाल्लाह ताला वो एक दिन वापस आएगी अपने दादे का और अपने बाप का बदला लेने के लिए। बात ये है असल, बाकी और कोई मसला नहीं। तो बाकी उन्होंने कहा जो फौजियों ने उसको ऐसे कर दिया, तो हमारा लीडर तो फौजियों के सामने हाथ जोड़ के खड़ा होता था। वो तो पैदावार ही फौजियों की है। अगर वो उसका बाप था तो ये फौजी उसके दादा है, ये नून लीग वालों के। उन्होंने तो पैदा ही उनको किया, शुरू से लेके अखीर तक पैदा किया। और ऐसे खड़ा होता था जूते पॉलिश करके, जैसे एक गुलाम खड़ा होता है। तुम हमसे बात करोगे यहाँ के? बाय। जी 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 जी
हाँ जी 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 सबसे पहले तो कहा गया जी कि भुट्टो तो टॉपक ही नहीं है। लोगों की मतलब अकल भी नहीं काम करे, कान भी ना काम करे, आंखें तो काम कर ले, नहीं है तो आंखों में ड्रॉप डाले, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि सिंध में भुट्टो कब तक जिंदा रहेगा। तो खाम आंखें बंद करके मुंह उठा के जो है दूसरों पे तनकीद नहीं करते हैं। बात यह है कि खाली डब्बे में चंद मिट्टी के अपना ढेले डाल के लेलिया के मरीजों की तरह चंद अल्फाज जो है वो रिपीट करने का कोई फायदा नहीं होता। आप आ जाते हैं शहीद कौन होता है? शहीद वो होता है जो एक काज के लिए जो है वो अपना जान दे, जो एक मिशन के लिए जान दे। अब जो है उन्होंने भुट्टो साहब ने डेमोक्रेसी के लिए जान दी जी, जो एस्टेब्लिशमेंट ने आके अपना डिक्टेटरशिप नाफज की, उन्होंने उसकी मुखालफत की। हालांकि जब मरी में उनको अपना हाउस अरेस्ट किया हुआ था तो जियाउल हक उनके पास जाके पेश हुआ। जियाउल हक ने उसे कहा कि तुम जो है ऐसे कर लो तो मैं अपना सारा कुछ खत्म कर दूंगा, तुम्हें इख्तियार भी दे दूंगा। लेकिन उसने कहा था कि नहीं, डिक्टेटरशिप जो है वो किसी सूरत मंजूर नहीं है। ये मुल्क जो है वो डेमोक्रेसी के ऊपर चलेगा और डेमोक्रेसी चाहिए उसके लिए। तो जो बंदा किसी काज के लिए जान देता है वो फिर शहीद कहलाता है। चले जी जी जनाब जी जी जज्बाती ठंडा पानी पिया है गिलास आपने या नहीं पिया? नहीं अभी मैंने नहीं पिया, अभी तो मैं नीम गर्म पानी पी ले थोड़ा सा जाके नीम गर्म पानी पिए थोड़ा सा। देख कर समीना जी अभी वजू करके आया था, नमाज पढ़ी मैंने तकरार फिर आया हूँ जरा बेटा, ठीक है। अच्छा हमारे बहुत अच्छे कॉलर हैं, बहुत प्यारे कॉलर हैं लियाकत भाई ने कहा कि इमरान खान ने आप कंपेयर करें जरदारी के साथ, जरदारी ने क्या किया, इमरान खान ने क्या किया। देखिए जी लियाकत भाई, बात यह है कि आप बहुत प्यारे कॉलर हैं, हमें मोहब्बत है आपसे। बात यह कि जरदारी वो पहला प्रेसिडेंट था पाकिस्तान का 75,000 तारीख में जिसने GDP 6.2% दी है, ठीक है, 6.2%। आप दिखा ले पिछला रिकॉर्ड और आपका रिकॉर्ड, इस वक्त माइनस में जो आपकी जो है वो ग्रोथ जा रही है। तो इमरान खान ने मुल्क को बर्बाद कर दिया, तबाह बर्बाद कर दिया, अवाम को तबाह बर्बाद कर दिया, आपकी मैशत खत्म कर दी, आपने हर चीज को खत्म कर दी है। तो आप इमरान नियाजी को कंपेयर नहीं करें एक अजीम लीडर जरदारी साहब से। तो जरदारी साहब की जो ग्रोथ है वो 6.2% की है भाई, वही ग्रोथ है जो आपके हेल्प आउट किया था आपके डेवलपमेंट में पाकिस्तान को। वजह यही है, बाकी जितने भी जनरल मुशर्रफ ने भी जो कर्जा दिया था वो वॉर टेरर के नाम से लिया था, अमेरिका से $260 बिलियन लिए थे उसने। तो उसी वक्त जो है वो सियासी लोगों पर पैसा आया था, ठीक है, वो बांटा गया था। तो आप लीडर जो कह रहे हैं भट्ट साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, लीडर होता है वो एक कॉज के लिए, मिशन के लिए काम करता है, और जब वो काम करते करते वहां पर उसको नाहक कत्ल कर दिया जाता है, नाहक शहीद कर दिया जाता है, तो उसको शहीद कहते हैं। कहलाता है। इसलिए कि भुट्टो को वाहिद शख्स है जिसने इन डिक्टेटरों के खिलाफ अलम बुलंद किया, उसने लड़ा, ठीक है। और आप देखिए वही जो दो डिक्टेटर्स है, अय्यूब खान, याहिया खान, वो उसके खिलाफ रहे हमेशा ना। और यही एक सेकंड ले लूं, बहुत देर से बार बार कॉल कर रहे थे ये लोग जी। वो जरदारी तो कभी वजीर आजम बना नहीं है, GDP से जरदारी का क्या ताल्लुक? वो ये पता नहीं कहाँ से लेकर आ रहे हैं कि जरदारी तो सदर बना था, उसका कैरेक्टर तो बताया कि वो 11 साल जेल में रहे। तो इमरान खान तो 11 साल जेल में रहे, इमरान खान से आप कंपेयर कर ही नहीं सकते हो। 10% है, वो तो बैम्बिनो में जॉब किया है, वहां पे भी ब्लैक की टिकटें बेचता था। अगर जरदारी इतना जबरदस्त है तो मगर जरदारी है ना, ब्लैक की टिकटें तो बेचता था, वो आपकी बात एग्री करते हैं, मगर एक बहुत बड़ा पॉलिटिक्स का दिमाग है, उसके बाद सियासत का दिमाग है। अगर वो ईमानदारी से चलता पाकिस्तान का नक्शा चेंज होता। जो आज आप जरदारी के पास बहुत जबरदस्त दिमाग है, बहुत बड़ा सियासतदान है वो। आप ये बिलीव करें कि बहुत अच्छा, वो असल में करना नहीं चाह, काम देखे करना नहीं चाह रहा, वरना अगर काम करना चाहे तो वो सही का माइंड रखता है, एक पॉलिटिक्स का बंदा है और सही सियासतदान है वो। कर रही है, कह रही है बड़ा दिमाग अगर काम का नहीं हो तो नहीं, वो असल बात मैंने यही कहा ना, अगर ऑनेस्ट होता मुल्क के लिए तो बहुत कुछ कर सकता था। उसके पास है माइंड, है उसका बहुत जबरदस्त माइंड है उसके पास, और काम करने का है। समझा दिए उनको, समझा दिए। एक मिनट के लिए जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। वो लास्ट कॉलर को समझा दे आप जाके। आपने कल ये कहा कि ये टॉपिक दे, मैंने दे दिया टॉपिक। आज देख ले कॉलर क्या बात कर रहे हैं। कॉलर जो बात कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन आपने जो अभी एक बात कही, आपने कहा कि वो जरदारी जो है वो बैम्बिनो में टिकट ब्लैक करते थे, और आपने कहा मैं इस बात से एग्री करती हूँ।
नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा कि उसके पास दिमाग, मैंने उनको बात पे कहा कि अगर आप कहते हैं, नहीं, एक बात सुने, अच्छा वो आपने कह दिया, मैंने शायद उस तक फिसल गई वो जबान, आई एम सॉरी, इसलिए कि मुझे नहीं मालूम, मगर मैंने ये कहा कि अगर चले वो जो भी करते थे, पर उसके पास एक दिमाग था, मैंने ये कहा था, मैं उसकी तारीफ करना चाह रही थी, और तारीफ मैंने की कि उसके पास एक बहुत बड़ा माइंड था, और उसके पास एक पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा बंदा था, अगर वो पाकिस्तान में सही तरीके से, हाँ अभी भी है, उसके पास बहुत अच्छा दिमाग है, अगर वो सिंसियर तरीके से वाकई में मुल्क के लिए कुछ करे तो कर सकता है, मुल्क को नक्शा चेंज कर सकता है, ये मैंने कहा, मैं ये कहना चाह रही थी जी। आप मेरी बात सुन, चलने सुना, आपने मुझे अच्छा वो बोल दिया कि मैंने लाइव शो में हो सकता है गलत कह दिया, मुझे नहीं मालूम कि वो वाकई में टिकट ब्लैक करता था नहीं करता था, ये मुझे नहीं मालूम था। वो बिल्कुल गलत बात है, ये कैरेक्टर जो असैसिनेशन होता है जिसको कहते हैं आप, या मीडिया ट्रायल, तो ये आप जो भी कर लें भाई, जरदारी की 2 मिनट की बात करूंगा जरदारी के बारे में। जरदारी साहब ने सबसे पहली बात ये कि वो प्रेसिडेंट होके उन्होंने सारे अपने जो पावर्स थे जी वो पार्लियामेंट को मुंतकिल कर दिए, सबसे बड़ा कारनामा उनका ये जी। उनका कारनामा ये है कि उन्होंने पहली दफा 5 जी गवर्नमेंट पूरी करी, और सबको साथ मिला के जैसे तैसे करके उन्होंने बड़े मुश्किल से और एक रास्ता बताया कि भाई 5 साल गवर्नमेंट की जा सकती। तीसरा, उन्होंने 18th अमेंडमेंट करवाई, उस वक्त उनके पास अक्सरियत भी नहीं थी, लेकिन तमाम लोगों को, तो रिकंसिलिएशन में उनसे बेहतर कोई लीडर है नहीं पाकिस्तान में। जी। तीसरी बात ये है कि उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा जो सूबा सरहद था उसको खैबर पख्तूनख्वा बनाया, ठीक है ना। और सबसे बड़ा कारनामा उनका ये है, सियासी कर रहा हूँ मैं, कि वो सिंध में पीपल्स पार्टी को पहले से ज्यादा उन्होंने मजबूत कर दिया, ठीक है। ये तो छोटी बातें हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो बाद में बात करेंगे। देखिए, बात करते हैं सूबे सिंध की। तो सूबे सिंध में भाई जैसे और सूबे पाकिस्तान में ये मसाइल है, जी ठीक है ना। सूबे सिंध में भी वैसे मसाइल है, लेकिन अब हम देखते हैं कि सूबे सिंध में मसाइल एक्चुअली है क्या, ठीक है ना। तो सूबे सिंध एक्चुअली 2 पार्ट में बटा हुआ है, एक शहरी आबादी और एक जो है वो समझे आप अर्बन एंड रूरल में बनी हुई, ठीक है ना। अब बहुत सारे कॉलर ने आगे बात करी कि जी देखें बारिश और बारिश जी, ये बात बहुत अच्छी तरह समझने वाली बात है कि कराची जो है वो उसकी 35% जो लैंड है वो सिर्फ शहरी गवर्नमेंट के पास है, बाकी सारी कंटोनमेंट बोर्ड में है। तो अगर सदर में पानी भरता है, अगर PCHS में पानी भरता है, अगर मलिर कैंट में पानी भरता है, अगर क्लिफ्टन में पानी भरता है, KPT एंड पास में पानी भरता है, ये सारी जिम्मेदारी कंटोनमेंट बोर्ड की है, ये शहरी गवर्नमेंट की नहीं है। दिस इज कंटोनमेंट बोर्ड, इसके रिस्पॉन्सिबल है। उन इलाकों में जो तजाविजात हो रहे हैं वो कंटोनमेंट बोर्ड उसके रिस्पॉन्सिबल है। तो ये बात बहुत समझने की, और कराची के पढ़े लिखे शहरी और सिंध के पढ़ी लिखी अवाम इस बात को समझते भी हैं। इसीलिए वहाँ पे जो वोटिंग का रिजल्ट आता है वो मुस्तकिल पीपल्स पार्टी या मुत्तहदा के खाते में आता है, ठीक है ना। तो ये बात एक समझ। दूसरा, एक साहब ने आगे कहा जनाब वो 2500 पेज की एक रिपोर्ट लिखी थी, ठीक है। उस रिपोर्ट को उन्होंने कभी पढ़ा है या किसी भी कॉलर ने पढ़ा है? और मैं आप लोगों को सबको कहूंगा कि आप तमाम जितने भी लोग यहाँ आके बात करते हैं या जो लोग देख रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि उन पेजेस को पढ़िए और उसमें देखिए कि उस तबाही कराची में जो एक लेवल लगा दिया ना आपने मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के ऊपर, तो वो जो है वो आप रिपोर्ट जरूर पढ़ें ताकि अवाम को मालूम होना चाहिए कि वहाँ दहशतगर्द था कौन। ये बहुत जरूरी बात है। मैं ये जिक्र नहीं करना चाहता था क्योंकि उन साहब ने खुद ये 2500 पेज वाली बात करी, तो मैं आपको दोबारा से कहूंगा सब कॉलर्स को और सब नाजरीन को जो देख रहे हैं प्रोग्राम, वो पेज जरूर पढ़े ताकि आपकी आंखें खुल जाएंगी उस पेज को। तो नहीं, और बहुत सारी बातें करने की है। अच्छा, तो आप बार बार कॉल कर सकते हैं ना बहुत सारी बातें करने के लिए। जी चले, ठीक है। और देखिए दो बड़ा मामला जो कराची में इसको तसलसल में जाऊंगा कि कराची की जो सबसे बड़ी पार्टी है इस वक्त, कौन सी पार्टी आपको पता है? कराची में सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है? कौन सी है आप मुझे बताइए। मुझसे पूछ रहे हैं आप? जी सबसे बड़ी पार्टी तो आपको पता है ना कौन सी है? पीपल्स पार्टी की तो है सबसे बड़ी पार्टी, और फिर उसके बाद नून लीग, मुस्लिम नून लीग है। कराची की जो जी
कराची की सबसे बड़ी पार्टी इस वक्त है वो पीटीआई है। पीटीआई है ना, इस वक्त तो पीटीआई है, मगर पीटीआई के 16 एमएलए हैं, 24 एमपी हैं। जी जी जी। गवर्नर उनका, मैं समझी आप पाकिस्तान की पूछ रहे हैं, मेरे जहन में पाकिस्तान। कराची की सबसे बड़ी पार्टी पीटीआई है, जिसने 3.5-4 साल हुकूमत कर ली। कराची में कुछ भी नहीं हुआ, ये हो रहे हैं ना कराची को। जी जी जी, तो इन्होंने 4 साल में कराची, इनके 24 एमपीए, 16 एमएलए, सदर इनका, गवर्नर इनका, 4 वफाकी वजीर इनके, इनकी कारकर्दगी कराची में देख लें। आज ये वोट मांगने जाए 250 वोट नहीं देगा इनको कोई। तो अभी तो आप देख रहे हैं ना कितना शोर मच रहा है पाकिस्तान के अंदर, और फिर इसलिए इनको वोट नहीं मिलेगा। इन्होंने कराची की आबादी वफाक का काम है। फिर आपने कहा आबादी कम कर दी, साइन करी, 1.5 करोड़ कराची की आबादी इन्होंने कम करी है, 1.5 करोड़, और इन्होंने कोटा सिस्टम कंटिन्यू करा। तो ये कराची की सबसे बड़ी तबाही की जिम्मेदार ये है जो कराची सिंध का दारुल खिलाफा है। और लोगों को ले ले, फिर मैं बात करता हूँ आपसे। थैंक यू। जी जी, हेलो जी जी मैंने अभी आपके प्रोग्राम में सुना कि जरदारी साहब जो थे वो टिकट ब्लैक करते थे जी। तो सिस्टर, कौन सी पाकिस्तान की इतनी हिट फिल्में थी कि जाके टिकट ब्लैक होते थे? पहले तो आप मुझे ये बता दें। एक आदमी बैम्बिनो सिनेमा का मालिक है जी। तो भाई उसका टिकट फरोख्त करने से क्या मतलब? कोई आदमी की तेल की दुकान है तो उसको तेली बोला जाता है। कोई जमींदार है, जमीन में उसका फसल उगाता है तो उसको जमींदार कहा जाता है। एक आदमी अगर टिकट ना बेचने से उसका कोई ताल्लुक, सही है। फिर अभी अपना सैयद भाई उसकी तारीखें बता रहे थे, तो मैंने एक तारीख वो शायद मिस कर गए कि पाकिस्तान का वाहिद सियासतदान है जिसने 12 साल कैद काटी। वो मैं नहीं जाऊंगा किसने उस पर इल्जाम लगाए, किसके दौर में हुआ, मैं उसकी गहराई में नहीं जाऊंगा। जो आपके ना सर सैयद अहमद खान ने काटी, ना मौलाना मोहम्मद अली जौहर, ना उनके भाई शौकत अली ने काटी। ये वाहिद जरदारी साहब थे जो 12 साल जेल में रहे और एक सबूत साबित नहीं हो सका, सही है। और अपनी यानी उनकी ये कारनामा सबसे बड़ा है अपना। और दूसरी बात ये कही गई कि भुट्टो साहब ने पाकिस्तान तोड़ा। तो भाई मेरे, आप 60-70 साल पहले पाकिस्तान छोड़ के अमेरिका आ गए थे, तो पाकिस्तान वो तोड़ते ना तोड़ते आपकी सेहत पे क्या असर पड़ रहा था? अगर नहीं टूटता तो बांग्लादेश में, अगर आपको इतना पसंद है आप बांग्लादेश में हो जाते। आपने अमेरिका क्यों चूज किया मेरे भाई? तो कहने का मेरा ये मतलब है सिस्टर, ये सब बातें कि भुट्टो साहब ने पाकिस्तान तोड़ दिया, भुट्टो साहब ने ये कर दिया, क्योंकि ये भुट्टो साहब का जो कारनामा है ना वही कि भुट्टो जिंदा है, ये इन लोगों से हजम नहीं हो रहा कि ये नारा वाकई जब तक पाकिस्तान कायम है तब तक कायम रहेगा। चले, बहुत सारे कॉलर आ रहे हैं, मैं ब्रेक के बाद आप लोगों को लूंगी। एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, कहीं नहीं जाइएगा, साथ रहिएगा, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। जी नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार, और आप देख रहे हैं चैनल आवाज एंटरटेनमेंट देख रहे हैं। देखें, लोगों के पास बहुत बड़ी बड़ी लिस्टें हैं, मुझे लग रहा है। अभी मेरे साथ बहुत सारे कॉलर थे, पर एक ब्रेक की तरफ गई हूँ, वापस आ गई हूँ। वापस आके आप कॉल कर लें। जो सबसे पहले कॉल करेगा तो थोड़ा सब्र कीजिएगा, उसको एयर करूंगी, वो अपनी बात कर ले, तो फिर सेकंड कॉल आप लोग कीजिएगा। टीवी पे आप लोग देख रहे होते हैं कि शो चल रहा है, कॉलर बात कर रहा है, तो थोड़ा सा सब्र किया करें। अब ये बात कर रहे हैं, मैं इनको एयर कर रही हूँ, तो इनकी बात सुनिएगा, उसके बाद कॉल कीजिएगा, इसके बाद एयर करूंगी। जी 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 जी। अच्छा, अभी बात की गई जरदारी की कि उसने बड़ी कारकर्दगी दिखाई है और बड़ा एक ऐसा लीडर है जो बड़ा क्या क्या कर दिया पता नहीं उसने। मेरा सवाल ये था, अगर पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है तो ये तो पूरे पाकिस्तान की जमात थी, ये क्यों इतनी मुख्तसर सी जमात होकर सिंध के भी कई इलाकों तक? जी 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 बोले, पहले मैं इनकी बात सुनूं। जी जी बोले जी। तो ये इतनी महदूद क्यों गई? ये तो बड़ी जमात हुआ करती थी। अब तो मैं तो ये समझता हूँ कि अगर फ्री फेयर इलेक्शन हो जाए सिंध के अंदर, जिस तरह से ये धांधलियां करते हैं और जिस तरह से अभी मैंने आपको बताया कि 1,80,000 लोगों को बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से पैसे दिए जा रहे थे कई साल से, तो वो तो आप समझ लें वो फिर किसके लिए काम करेंगे बेईमानी वाला? तो ये सारे काम तो करवाए जाते थे। इसीलिए मैं ये समझता हूँ जिस दिन फ्री फेयर इलेक्शन हो गए ना सिंध के अंदर, तो आप यकीन करें चंद सीटों तक महदूद हो जाएगी ये पीपल्स पार्टी, जिसके भी बड़ी तारीफों के वो बजा रहे हैं ना ढोल की। ये तो बड़ी, अभी देख लें हमारे सामने चंद सालों में क्या हाल हुआ है पीपल्स पार्टी का, वो सबके सामने कुछ बयान करने की जरूरत ही नहीं है। हम भले कितनी तारीफें कर दें, लेकिन जो हकीकत है वो जो नजर आता है आ रही है चीज कि पूरे मुल्क की जमात थी, वो कहाँ है पूरे मुल्क में?
जी 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 एक सूबे की जमात बनकर रह गई है, उसमें भी अब कितनी सीटें निकलेंगी ये आने वाला वक्त बताएगा। चलें, मैं ये ठीक कहना है, चाहता हूँ। चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी जनाब। जी जी मैं तो सिर्फ इनसे ये पूछूंगा, यहाँ के तकरीर झाड़ दें। ये बता, पीटीआई के 16 एमएनए, 24 एमपीए, गवर्नर, सदर, हर वफाकी वजीर, इन्होंने कराची के लिए, सिंध के लिए क्या करा, इसका जवाब दें आग से, बाकी छोड़ दें। समझे? दूसरे की छोड़ दें, अपनी बात करा करें ना यार। आपकी पार्टी ने क्या करा, वहाँ पे सबसे बड़ी पार्टी है आपकी जी कराची में। अभी आपने बताया पीटीआई सबसे ज्यादा बड़ी, जी सिंध की दूसरी बड़ी पार्टी है, कराची की सबसे बड़ी पार्टी है। जी जी जी। अब इन्होंने क्या करा, गवर्नर इनका, सदर इनका, 4 वफाकी वजीर इनके, 16 एमएनए, और कराची का हशर नशर हुआ है, ये भी आपको कराची पता का हशर नहीं। इन्होंने करा क्या 4 साल में, ये बताएं तो खुद पहले। दूसरे की बातें करें। चलो दूसरा कॉलर ले, मैं आ रहा हूँ फिर। जी 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 जी। अरे आप तो, आपको यार करो, आपकी आवाज ही नहीं आती। जी हेलो जी। जी, सबसे यही सवाल सैयद साहब से है। सैयद साहब, एमक्यूएम इतने सालों से थी, 84, 85 में ये आ गई थी पावर में, उस भैया 86 में आ गई थी। उस वक्त से अब तक जितने ये मैंने ये गिनाए हैं ना, वो उनके पास भी थे। उन्होंने पाकिस्तान के लिए क्या किया, उन्होंने अपनी कौम के लिए, महाजरों के लिए क्या किया, इसका जवाब दें। और दूसरा वो है कि आपने जब कहते हैं कि इतनी उन्होंने हमारी मर्दमशुमारी में कमी कर दी, वो कैसे कर दी मुझे नहीं समझ आई। मैं आज देखता भी रहा हूँ, हर चीज मैंने फरोल के देख ली, मुझे समझ नहीं आई कि वो कैसे कर सकते। या उन्होंने जाके समुद्र में फेंक दिए हैं वो, या किसी दूसरे हल्के को दे दे, ये जरा एक्सप्लेन करें। और दूसरा एक्सप्लेन करें कि जो 20 साल से एमक्यूएम का किया था, वो उन्होंने क्या किया था अपनी कौम के लिए, वो बताएं आगे। और आज भी असला निकला है से कराची से किसी इलाके में, वो असला वो है जो अमेरिका का कंटेनर गायब हुआ था, और किसने किया था सारी दुनिया को पता है वो। ये एक्सप्लेन करें आप पीपल पार्टी के पीछे। चलें जी हेलो जी। जी जल्दी से बोले आप जी। जल्दी से बोलूं? हाँ, मेरे साथ पाकिस्तान से कॉलर भी है, 1 मिनट के लिए मैं उनको ले लूँ, आप बहुत प्यारी दफा है। जी हेलो जी। जी हेलो जी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। हाँ जी, एक सेकंड पाकिस्तान से कॉलर ले लूँ, आप भी साथ रहे। जी हेलो जी बोले जी। भुट्टो अवाम के दिलों में जिंदा है तो कोई निकाल नहीं सकता जी। बहुत देर की मेहरबान आते आते। अच्छा, अगर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर भुट्टो अवाम के दिलों में जिंदा है तो उनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि उन्होंने वहाँ पे काम किया तो उनकी हुकूमत नहीं जा रही। अगर आपने खैबर पख्तूनख्वा में काम नहीं किया था तो आपको आपके सामने रिजल्ट भी आ गया और मजीद आएगा भी, ठीक है। और जितनी दहशतगर्दी थी कराची में आपने देखी है पिछले सालों, तो उस वक्त भी तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और उसने काम किया है ना। वहाँ पे लोग उनको चाहते हैं तो वो आ जाते हैं। अब इतने पंजाब में हॉस्पिटल नहीं बन सके आपकी हुकूमत में जितने वहाँ पर पीपल्स पार्टी ने वर्क किया और काम किया, ये तो आपके सामने है। और आप कह रहे हैं कि जी उन्होंने बेनजीर भुट्टो का जो कार्ड बनाया तो वहाँ पर लोगों ने करप्शन की है उसमें, अगर उन्होंने किए तो फिर आप पकड़ते क्यों नहीं? अब आपकी हुकूमत है, बात वैसे सही की आपने, आप पकड़ते क्यों नहीं है? जब आपकी हुकूमत है आप पकड़े उनको जेलों में डालें। सिर्फ आपको सिर्फ इल्जाम लगाने का ही पता है और कुछ नहीं आता आपको। करें गिरफ्तार, आपकी हुकूमत है। आपने गवर्नर किसको बनाया? जिसने आपके लिए एक सॉन्ग गा दिया, एक गाना गा दिया आपने उसको गवर्नर बना दिया। अब देखें गवर्नर होता है ना सूबे का, समझ उसके पास कोई काबिलियत होती है, उसको पता होता है कि मैंने जनाब जी मेरे पास होता क्या है। उसने इमरान खान के लिए सॉन्ग बना के दे दिया, आपने उसको गवर्नर बना दिया। ये तो ऐसे तो आप लोग नवाज रहे हैं, ठीक है भाई। आपने अगर आपके पास इतने एमएनए और एमपी हैं, अगर आप ही अब कुछ करके दिखा देना, तो उन्होंने तो नहीं किया, अगली दफा आपको ज्यादा सीटें मिल जाएंगी। यहाँ पर भाई पीपल्स पार्टी काम कर रही है, वहां पर ऐसी बात नहीं है। वहां पर दूसरी जो उनको ना चलने देने वाली, जो अभी आपके साथ बैठे हुए एमक्यूएम वाले, कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने नहीं चलने दिया, कुछ ऐसी जगह थी जहां पे काम नहीं होने दिया। लेकिन अब जब से दहशतगर्दी खत्म हुई है, जब से मियां साहब जो एक थे हमारे, बाहर से बैठ के तकरीरें करते थे, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, हम उनके बारे में बुरा नहीं बोलते, उनके भी चाहने वाले काफी सारे हैं, लेकिन ये कहते हैं कि उनके अब ना तकरीर करने की वजह से काफी सिंध के हालात बेहतर हो चुके हैं। ठीक है, वो पहले वाले हालात नहीं, पहले तो बंदा बाहर नहीं निकल सकता था वहां पे। उस वक्त भी तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी ना, लेकिन उस वक्त ये था कि पीपल्स पार्टी ने जो काम करने थे वो करके दिखाए हैं सिंध में। इसकी कोई जरूरत नहीं है हम गिन गिन के आपको बताएं।
अगर आपने हमारे से गिनती करवानी है तो पहले आप खैबर पख्तूनख्वा की गिनती करके हमें बताएं कि वहां पे आपने क्या किया। आपने तो एक मजबूत वजीर आला को उतार के साइड पे किया और आपका कितना बुरा हाल हुआ है। आपको तो अपनी हुकूमत का नहीं पता कि हमारी हुकूमत क्या कर रही है। भाई आपने अगर देखे, मैं आपको आज एक और बात बता रहा हूँ, खान साहब ने अक्लमंदी का मुजाहरा वहां पे आगे जहां उसको करना चाहिए था ना, उसने नहीं किया। उसने देखा कि वजीर आला परवेज खटक साहब मजबूत थे तो उनको उतार दिया। वो चाहता है कि मेरी हुकूमत रहे, मैं जो कहूँ या मेरे जो 4 लोग हैं वो मुझे जो पट्टी पढ़ाए मैं वो करूं। अगर ये शाहीन बुजदार को वजीर आला ना बनाते और परवेज लाई को वजीर आला बना देते, अगर चोर डाकू को साथ मिला लिया था, तो आज डंका इमरान खान का ही बजना था और पंजाब जो है वो मजबूत भी होना था और इसकी हुकूमत भी मजबूत होनी थी, क्योंकि वो बंदा फर्क करने वाला था। ठीक है, मसला सिर्फ यही है कि अगर इन्होंने बुजदार को यहाँ पे लगा दिया अपनी जो वजारत आला जो है वो अपने पास रखने के लिए, अहकामात अपने पास रखने के लिए, और इसी वजह से आज खान जलील हो रहा है और खान की हुकूमत कमजोर हो चुकी है और खान को जो है वो माफिया पे कंट्रोल नहीं हो रहा क्योंकि उसका वजीर आला कमजोर है। अगर वहां पे परवेज लाई होता, अगर आज पंजाब मजबूत होता तो खान साहब की हुकूमत भी मजबूत होती। और इनको कौन समझाए, मुझे बताएं आप। ये बातें तो करते हैं, ये कम से कम हमें जो सोल्यूशन देती हैं, कम से कम अपनी हुकूमत को भी वो मशवरा दे दे। अपनी हुकूमत को भी कोई मशवरा नहीं दे सकते, क्या करें? ये तो आगे हमें मशवरे देते हैं कि आपने ये बात क्यों की है। भाई हम बात भी ना करें, अगर हम बात करते हैं तो नाराज ना हुआ करें, आप प्यार से हमें कहा करें, हम भी आपसे प्यार से बात करते हैं, ठीक है ना। और तकरार जो है इसका नाम ही प्यार है, क्योंकि हम तकरार जो है हमें सबको आपस में मिलाता है। गुस्सा ना किया करें, सिंध में बहुत काम हो रहा है, आपकी सोच से बात अच्छा सिस्टर, मैं भाई जरा एक सेकंड होल्ड कर लेना, आप एक सेकंड। सिस्टर मैं बात कर रहा हूँ साजिद, मैं बस आपके देखिए मैं एक बात कहने आया हूँ और उसके बाद मेरी किसी से नाराजगी नहीं है, किसी से नाराजगी नहीं है, किसी से नाराजगी नहीं है। देखिए मैं अब आपके ये मेरी आज अभी आपके प्रोग्राम में सिस्टर आखिरी कॉल है और ये मेरा प्रॉमिस है आपसे कि मैं आपका प्रोग्राम देखता रहूंगा, ठीक है। क्यों मेरी आखिरी, मैं आपको वजह बता रहा हूँ, वजह बता रहे हैं, आखिरी कॉल है, मैं वजह भी बता रहा हूँ आपको कि मेरे पास आपके एक कॉलर की कॉल आई, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने मुझसे कहा कि अब अगर मेरे बारे में कुछ कहा गया तो मैं तुम्हारी इज्जत उतार दूंगा, तुम मेरी इज्जत उतारोगे, इससे बेहतर है कि आप खामोश रहो, ठीक है। तो मेरा ये मतलब है सिस्टर कहने का कि मैं एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। ये तकरार, मगर आप एक बात सुने कि आपके आपस की लड़ाई को लेके तकरार में क्यों आ रहे हैं? तकरार आपका सबका शो है, बात कह रहा हूँ। देखें मैं यहाँ बात करता हूँ, मैं अगर बात करता हूँ किसी को बुरी लगती है तो बेहतर यही है, हर इंसान की इज्जत उसके हाथ में होती है। तो भाई बेहतर ये है कि मैं कॉल ना करूँ, क्योंकि मसला ये है कि मेरा नंबर कहीं से उनके पास आ गया है और वो मुझे कॉल करके ये बातें कह रहे हैं। तो खाना कहीं में मेरी भी जबान है, मेरे मुंह से कुछ निकल जाएगा, तो बेहतर ये है कि मैं अपनी जबान चुप रखूं, आपका प्रोग्राम देखूं, आपका प्रोग्राम खराब ना हो। अरे आप अपने टॉपिक पे बात करें ना, आप ये क्यों कहते हैं? एक सेकंड जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम, 1 मिनट के लिए होल्ड करेंगे आप, जरा उनसे जरा तफसील ले लूं मैं। एक मिनट जी 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 हेलो जी, देखिए वो पाकिस्तान से कोई कॉलर आपसे बात कर रहा है। नहीं मेरा अरे उनकी तो बात सुन ले जो आपसे बोल रहे हैं। जी बोले मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आप हमारे जान है यार, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपने नहीं मुझे सब कॉलरों से मोहब्बत है, मगर बात ये होती है, देखें इस प्रोग्राम का नाम है तकरार, सही है। मेरे मुंह में भी जबान है, मैं अल्लाह की जात के अलावा किसी माई के लाल से नहीं डरता, सही है। मुझे अगर कोई बोलेगा तो मैं उसको 6 गुना आगे सुनाऊंगा। तो बेहतर ये है कि मैं उनकी भी इज्जत रखना चाहता हूँ, अपनी इज्जत भी अपने हाथ रखना चाहता हूँ। मैं प्रोग्राम जरूर देखूंगा, ये मेरा वादा है, और पार्टिसिपेट इसमें देख के करूंगा। मगर मैं भट्ट साहब से और अपने यही पाकिस्तान वाले भाई से, स्पेशली सिस्टर आपसे मैं ये कह रहा हूँ कि मैं किसी से नाराज नहीं हूँ। आई लव ऑल ऑफ यू, जितने भी कॉल आए, चाहे वो पीटीआई के हो चाहे वो पीडीएम के हो। मगर मतलब ये सिस्टर देखें, बात कोई निकलेगी, प्रोग्राम खराब हो, ये आवाज पूरी दुनिया में जा रही है। मेरा क्या है, मैं तो अपनी जबान से अल्फाज निकाल के निकल जाऊंगा। कल देखे मैंने आया, मेरे से बदतमीजी हुई, मैंने माफी मांग ली। देखिए सब कॉल, यही तो खूबसूरती है, कॉलर का एक रिश्ता बन जाता है जिस तरह। मेरी बात सुने, मैं किन के लिए आता हूँ पाकिस्तान से, क्यों कॉल करता हूँ? क्या यार आप हम लोगों के लिए आते हैं, आपको हम लोगों से मोहब्बत है। बिल्कुल सुने, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ ना, तो मैंने आपको देखा हुआ है, फिर भी मुझे आपसे अपनायत है तो मैं आपको कॉल करता हूँ यहाँ पर। मेरे भाई बिल्कुल ना, आपने मेरी शक्ल देखी है ना मैंने आपकी देखी है, ना मैंने भट्ट साहब की देखी है, ना भट्ट साहब ने मेरी देखी।
कि ना मैंने समीना बहन की देखी है। समीना बहन की तो देखी है हमने टीवी पे, मुझे तो सब देख रहे हैं पर मैंने आप लोगों को नहीं देखा। तो मेरी बिल्कुल, मगर सिस्टर मेरा कहने का ये मतलब, अगर मैं टॉपिक पे आगे कोई बात कर रहा हूँ, सही है, उस पे कॉलर आगे मुझे ये बोल रहे कि जी ये तुम्हारा बहुत हो गया है, तो मैं क्या करूं? एक तो मुझे नहीं पता ना, मैं देखे, मैं कभी भी मुझसे कोई कॉलर अगर देखे, कभी भी कोई कॉलर कहता है कि इसका नंबर दे दो, मैं कभी किसी का नंबर किसी को देती, मैं कहते हैं हमारी पॉलिसी नहीं है, चैनल की पॉलिसी नहीं, कोई एक दूसरे को नंबर दे। मुझे तो मेरी बात तो सुन लो। आप मुझे आफ्टर शो कॉल कर लीजिएगा, मैं आपको कॉलर का नाम बता दूंगा, मैं इस पे नहीं बताना चाह रहा, ठीक है ना? 30 सेकंड तो आज का प्रोग्राम में आपका देख रहा हूँ, मैं आपसे आफ्टर शो में बात करता हूँ, सही है? मिल सकते हैं मुझे 30 सेकंड मिल सकते हैं मुझे? मिल सकते हैं, बोलिए जी। अच्छा हेलो, एक सेकंड, ये 30 सेकंड ले रहे हैं, इनसे बोलिए जी। मैम अभी मैं यही कहना चाहता हूँ सिर्फ आपसे कि ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए दूसरे को कॉल करके। और दूसरी बात ये है कि कल मैं भी थोड़ा सा नाराज हुआ था ना, मुझे गुस्सा आ गया था, हालांकि आप मुझे दोस्त भाई ना भी कहते ना तो मैंने कॉल कर लेनी थी आज के दिन, ठीक है? और अगर उन्होंने बात कर भी दी है ना उनको, तो मैं इन भाई से रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार जाना नहीं है, ये छोटी सी फैमिली है, और फैमिली में अगर एक बंदा भी नाराज होकर चला जाए, चाहे वो तहरीक इंसाफ का हो, चाहे वो एमक्यूएम का हो, चाहे पीपल्स पार्टी का किसी जमात का भी हो, तो फिर वो परेशानी होती है। हमारे यहाँ गुलदस्ता बना हुआ है फूलों का, हमें चाहिए कि हम इसको तोड़े ना, ठीक है? देखिए मैं इतना सुबह टाइम निकाल के, मेरे पास इतने काम होते हैं, मैं फिर भी काम आपको कॉल करता हूँ, मेरा दिल करता है, मैं दिल से कॉल करता हूँ कि यार मुझे अच्छा लगता है कि मैं इन दोस्तों की आवाजें सुनता हूँ और मैं इनसे बात करता हूँ, ठीक है ना? कि सियासत का क्या करना है, हम तो एक टॉपिक को बात करते हैं ना। हमारा रिश्ता असल में ये है कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम एक दूसरे के बहन भाई हैं, ठीक है? तो काइंडली यार आप जाए नहीं, अगर कोई गलती होगी तो जिस भाई ने आपसे गलती की है, मैं उसकी तरफ से आप माफी मांगता हूँ, चलो वो ना मांगे मैं मांगता हूँ, आपने जाना नहीं है, आपने कॉल भी कर रही है, आपने जाना नहीं है। हम सब लोग आपसे प्यार करते हैं, वो भी आपसे प्यार करता होगा, लेकिन आपने जाना नहीं है, बस मेहरबानी। चलें जी, बहुत शुक्रिया जी। हेलो जी। जी मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि हर आदमी को अपनी बात करनी चाहिए, और कभी कभी ऐसा होता है कि आपसे कोई मुखातिब होता है, लेकिन जरूरी नहीं आप उसका जवाब दें। अब मुझसे ऐसे कॉल अमेरिका वाले कॉलर्स ने मुझसे पूछ रहे हैं, बहुत सारे सवाल उन्होंने पूछे। ओ भाई, मैं किसी पार्टी का तर्जुमान थोड़ी हूँ यार, मेरी जिंदगी का बेशतर हिस्सा जो है वो कराची और बलूचिस्तान में गुजारा है। मैंने काफी सफर कराया है हजारा के इलाके में, एबटाबाद से लेके गरी हबीबुल्ला और ये सारे इलाके मरी, और ये मेरे दोस्त यहाँ रहते हैं, तो जी में ज्यादा मालूमात है। मैं सियासत में नजर रखता हूँ, तो मैं हर जगह कतरा करता हूँ, क्या पता मेरा जो है वो हल्का अहबाब निहाल हाशमी वाला हो, तो जरूरी नहीं है। मगर मैं चूंकि एक जनरलाइज बात करता हूँ, मैंने जो देखा उसकी बात करता हूँ, तो इसमें जरूरी नहीं कि आप मुझसे कोई सवाल पूछे तो मैं आपको जवाब दूं, मैं किसी पार्टी का नुमाइंदा नहीं हूँ, ठीक है ना? तो बाकी कहने का दूसरी ये बात अपने भाई वाले शिकागो वाले भाई से भी कहता हूँ, आप आए, आप अपनी बात करें। देखिए दो बातें मैं यहाँ पे करना चाहूंगा, उसके बाद फिर मैं बाद में कॉल करूंगा। सही, बहुत शुक्रिया। भुट्टो के बारे में ये है कि उसने जो पाकिस्तान के लिए सबसे अजीम कारनामा अंजाम दिया, वो पाकिस्तान को एटम बम दे दिया, उसके आगे पीछे सारे गुनाह माफ है उसके। उसने हमें दुनिया की अजीम ताकत बना दिया, ये भुट्टो का कारनामा था, नंबर 1। सही। दूसरा, आपका जो सिंध से अगर किसी ने सियासत सिखाई पाकिस्तानियों को, मैं बात कर सकता हूँ मेरी बहन? जरा ये सुन लें जी। अल्ताफ हुसैन ने, जिसने एक आम मामूली आदमी को, जूस बेचने वाले को, रिक्शा चलाने वाले को, साइकिल चलाने वाले को, जो गरीब लोअर मिडिल क्लास जी आप देखें मियां अतीक, बैरिस्टर साहब, ये उर्दू स्पीकिंग तो नहीं थे, ये उर्दू स्पीकिंग तो नहीं थी, मंगी साहब उर्दू स्पीकिंग तो नहीं थे, आजाद कश्मीर से खोखर साहब और दूसरे वो तो नहीं थे ना उर्दू स्पीकिंग। जी। या आपकी लाहौर से एमएलए जो थी खवातीन की सीट पे, वो उर्दू स्पीकिंग तो नहीं थी, लेकिन आम लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे। और इसमें मैंने जो शुरू से देखा वो अपने जो जमीलुद्दीन आली सेनेटर रहे, इनके अल्लामा अब्बास कमैली सेनेटर रहे, मोहतरम एहतरामुल हक थानवी रहे सेनेटर, बैरिस्टर सैफ मियां अतीक रहे। तो कहने का मतलब ये है कि आप मुझे किसी भी पार्टी के बारे में बात करें, मैं आपसे बात करूंगा, मैं किसी पार्टी का तर्जुमान नहीं है, जो मेरी समझ है मैं राय है वो देता हूँ, मैं किसी के जवाब देने का पाबंद नहीं हूँ। हो सकता है मेरा ताल्लुक जो है निहाल हाशमी वालों के साथ हो। थैंक यू सो मच। जी। अच्छा, ये नाराजगियों की बात हो रही है,
तो मैं ये कहूंगा भाई नाराज होके छोड़ो, बिल्कुल जरूरत नहीं है, दिल पे तो कोई बाल लेनी नहीं है यहाँ पर। गुफ्तगू है उसको कहा आप दिल पे लोगे, बस और क्या। एक टकरार चलिए, टकरार को टकरार की हद तक रखें, प्रोग्राम को प्रोग्राम की हद तक रखें और प्रोग्राम की हद तक ही रहे तो ज्यादा बेहतर होता है। इंसान शो में रहे, शो में आए, एंजॉय करे, अपनी बात करे, खत्म करे। जी देखिए आप आए, आप ठोस बात करें, ठीक है ना। आप अगर आप बात करें सियासी बुनियादों पर तो सियासी ठोस बयान दें, आप बात करें, ठीक है ना। जो लगता है कि हाँ यार ये सियासी बंदा है भाई, इसको पता है जी, आकर ऐली वैली बातें वो 8वीं क्लास बस देने दें। आप फिर कॉलर पे आ गए, मना किया है कि कॉलर पे नहीं बात करेंगे, फिर कॉलर पे फिर भाई ड्रॉप करना पड़ेगा मुझे फिर। तो इन्होंने जब मैं बोल रहा था तो इन्होंने कहा भाई मदीना वो बताई तो मुझे था नहीं, तो भाई माहौल आपका रिवर्स होकर देखो, रिवर्स, तो भाई रिवर्स करके देखो। मेरे प्रेसिडेंट ही कहा था, तो इनको रिवर्स और रिवाइंड में इसको नहीं पता आपके पास को, तो क्या करेगा बताए आकर ऐसे ही ना। और यहाँ देखो और क्या करेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं। चले अब रहने दें, आपकी तो बस लंबी। जी हेलो जी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी एक बार फिर बहुत बहुत सलाम। साजिद भाई आपसे गुजारिश है, आपने नाराज नहीं होना, आपने आना है, आपने कॉल करनी है, सबसे बातचीत करनी है। आपको किसी का नाम बताने की जरूरत नहीं है। हम लोग बेवकूफ नहीं यहाँ पे बैठे हुए, हमें पता है आपको किसने कॉल किया है। बहरहाल कोई बात नहीं, इस तरह से तो होता है। आप देखें एक कॉलर है वो हमेशा मेरी मुखालफत में बात करता है, उसे मेरा वजूद ही पसंद नहीं है कि मैं यहाँ पे कॉल क्यों करता हूँ, लेकिन मैं तो बुरा नहीं बनाता। मैं तो उसके लिए हमेशा दुआ करता हूँ कि खुदा उसे जिंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, बेशुमार बरकतों से माला माल करे। कोई बात नहीं, तकरार है, लेकिन मैं कभी उसका जवाब नहीं देता। इसलिए आप भी उनकी बातों का जवाब मत दें, किसी और की बातों का जवाब मत दें। हमारी अगर आपको कोई बात पसंद नहीं आती तो आप उस पर बोलें। आप बहुत ग्रेट आदमी है कि आप हमेशा सॉरी बोलते हैं। यहाँ पे एक कॉलर ऐसा भी है, अगर आप किसी को सॉरी बोलते हैं तो वो भी उसको बुरा लगता है, वो भी फिर उस पर बार बार तंज करेगा। तो किसी की बात को आप सुने ही नहीं, आप अपनी बात सुने, तकरार में हिस्सा लें, तकरार करें और बस चले। हम सब भी तो ऐसे ही कर रहे हैं। देखिए मैं कभी बहुत कम आजकल मैं फोन करता हूँ, मैं सुनता जरूर हूँ, प्रोग्राम पूरा देखता हूँ, और फिर मेरी एक आदत ये है कि मैं जो भी कोई कॉलर बात कर रहा होता है मैं उसका चाहता हूँ कि मैं उसका पूरा मैसेज सुनूं, उसके बाद कॉल करूँ। यहाँ पर तो कोई भी आता है, कोई कॉल करता है, लोग उसका मैसेज ही नहीं सुनते, उनको ये होता है हमारी कॉल फौरन से ले ली जाए। भाई ऐसा नहीं होता, आपसे पहले किसी ने कॉल की है, उसकी भी तो आप बात सुने ना। तो ये साहब इतनी नॉलेज वाली बातें करते हैं, इतनी अच्छी बातें करते हैं कि मजा आता है प्रोग्राम देखने का भी, सुनने का भी। बट साहब अच्छी बातें करते हैं, उनमें नॉलेज होता है। अब आकर के एक ही बात, तंजिया बात करनी उसका कोई फायदा नहीं है। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता। साजिद भाई से रिक्वेस्ट है कि आप जरूर आया करें, कॉल करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी जनाब। जी 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 अभी देखिए कॉलर आपस में लड़ा हुए बस। जी सबसे पहले तो साजिद से अपना गुजारिश है कि अगर एक बंदा इकबार का पास ना करे तो दिल छोटा नहीं करना चाहिए। मेरी तरह से बहुत सारे लोग जो हैं आपको बहुत अच्छे लगते हैं, तो आप अपना जरूर आए और मेरे वाला असूल अपनाएं, और ये भी अपना कामयाब कॉलर का असूल है। वो एक शेर है, मैं पढ़ता होता हूँ, अक्सर पहले पढ़ा है और उसी पे मैं अमल भी करता हूँ। मेरे घर के बड़े अक्सर मुझे दर्श देते हैं कि कुत्ता काट भी ले तो उसे काटा नहीं जाता। अदब की बात है वरना मुनीर सोचो तो जो शख्स सुनता है वो बोल भी सकता है। तो आखिरी बात आपके लिए मैसेज है कि वो गाली भी मुझे दें तो मैं सुनकर दर्द करता हूँ। मेरे दुश्मन समझते हैं कि मुझे गुस्सा नहीं आता। तो आप भी यही अपना सोच लिया करें और ठंडा पानी का गिलास पी के तो भी आए आप। चले बहुत आ गए, सारे कॉलर आ गए एकदम ही। जी हेलो जी। जी जी अस्सलाम वालेकुम। मैं एक छोटी सी बात करूंगा कि ये आपका ईमेल एड्रेस आता है, मुझे कोई प्रॉब्लम है, मैं लाइव कॉल में मैं क्यों बोलूंगा, और अगर मैं बोलूंगा तो मैं अल्लाह के सिवा किसी से नहीं करता हूँ, मैं सबका नाम लूंगा। आप ईमेल कर दे, मेरी बहन को आधे घंटे बाद कॉल कर दे, भाई ये वक्त कॉल तो कहीं और चले गया, सलीमुल्ला आप आए, आपके बगैर मैं जिंदा नहीं रहूंगा। भाई बहन भाई आपके प्रोग्राम का फॉर्मेट तो रहने दे भाई, जिसको इशू है वो आपसे प्रोग्राम के बाद बात कर लेगा, ईमेल भेज देगा। हमें क्या पता वो सच बोल रहा है। आप बताइए लाइव कॉल में मैं कहता हूँ शायद ये झूठ बोल रहा है, जब नाम नहीं ले रहे, दूसरा कॉलर है नहीं, आप बिलीव कर सकते हैं। इस तरह तो मैं भी बोल दूं, मेरी बहन अभी भी मेरे पास एक कॉल है, वो मुझे गालियां दे रहा था, आज मेरी लास्ट कॉल है। मेरे कहने का मतलब मैं दोनों कॉलर को बुरा नहीं बोल रहा हूँ,
ये कॉलर लाइव दुनिया करोड़ों देख रही है, 4 आदमी नहीं देख रहे कि शाहिद भाई, जमाल भाई, कमाल भाई आपके बगैर आप जरूर आए। अबे भाई आएंगे, सब आएंगे। ये इसमें शहद लगा हुआ है इस प्रोग्राम में। ये जस्ट लोगों को एक वो चाहिए होता है कि अपना फोकस, लोगों को इश्तेहारी चाहिए होता है। ये सब आएंगे, कोई नहीं भाग के जाता। भाग के जाने वाले कोई और होते हैं, वो इश्तेहारी है, वो लंदन गया हुआ है। तो मेरे छोटी सी बात ये, मेरी बहन आप फॉर्मेट को चलने दे, आप इसको रोक दे। किसी का कोई इशू है तो आप CEO है, आप सब जी, मैं थोड़ी करूंगा। तो आप कहे ईमेल भेज दे, जिसका नंबर आप उससे बात कर लें। अब लाइव कॉल में मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। भाई हमारा ये बिजनेस नहीं है। जो भी कॉलर आएगा जाएगा, ये लोग आते जाते रहेंगे। तो हमें क्या पता आप सच बोल रहे हैं, क्या पता आप ही गिल्टी हो, तो वो बंदा सच हो जिसने कॉल किया है, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। तो लाइव कॉल में अननेसेसरी ये सब बात हो ना। टॉपिक आया सिम पे, टॉपिक आया भुट्टो जिंदा है, टॉपिक आया PTI है। चले, सही है, बहुत कॉलर आ गए, सबका ले लो जी, बहुत शुक्रिया जी। हेलो जी, जी हेलो, हेलो हेलो जी, हेलो। इनकी तो कॉल ही नहीं मिली, लोगों की कॉल भी नहीं मिली जी। हेलो जी, खुदा का करते करते 20 मिनट, टोटल 20 मिनट आई एम वेटिंग। आप देख रहे थे कितनी लड़ाई चल रही थी, तो कॉलर आके बात कर रहे थे, पाकिस्तान से कॉल आ रही थी जी। के लिए एक दूसरे के दुख सुनाए जाते हैं जी 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 जी। 10 मिनट पूरा आपने ये पाकिस्तान से टाइम दिया, वो एक और साथ में वो नाराज, पता नहीं किस तरह का प्रोग्राम हो रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। तारीफी प्रोग्राम होता है नहीं, वो बहुत अच्छे कॉलर हैं, उनकी बातें उन्हें जी 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 कि भट्ट साहब की बातें बहुत अच्छी। तारीफी प्रोग्राम नहीं है भाई, पॉइंट पे बात करो। इसलिए टॉपिक रखा हुआ है, ये तारीफी प्रोग्राम नहीं है कि तारीफें करें आप एक दूसरे को। वो सैयद साहब बड़ी अच्छी बातें करते हैं, वो बड़ा अच्छा तजिया करते हैं। भाई आप अपना तजिया करो, आप अपनी बातें करो। 15 मिनट तो मनाने में लगा दिए, 20 मिनट से मैं पूरा वेट कर रहा हूँ आपका। ये इस तरह से प्रोग्राम तो नहीं होना चाहिए समीना, आपको खुद भी अंदाजा होना चाहिए। आपका प्रोग्राम देखा जाता है, किस तरीके से प्रोग्राम हो रहा है मुझे तो समझ में नहीं आ रही ये बात। इन्हीं लोगों को रख लिया करें एक दूसरे की तारीफों के लिए प्रोग्राम। मैं तो यही कहूंगा आपसे जी। हेलो जी, जी जी सिस्टर जी। तारीफ उस खुदा की जिसने आपको पैदा किया, तारीफ उस खुदा की जिसने भट्ट साहब को पैदा किया, तारीफ उस खुदा की जिसने विंदर भाई को पैदा किया, तारीफ उस खुदा की जिसने शाहिद भाई को पैदा किया, तारीफ उस खुदा की जिसने पाकिस्तान वाले को पैदा किया। अरे भाई क्या तारीफों के पुल बना दिए आपने जी। हेलो जी, जी हेलो भाई तारीफों को छोड़ें, ये बताएं PTI वालों से सवाल है मेरा। 4 मिनिस्टर, 1 सदर, 1 गवर्नर, 16 MNA, 24 MPA। PTI की कारकर्दगी बताइए सिंध के अंदर सर। अपोजिशन पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है कराची की इस वक्त। PTI वाले आगे बताएं क्या कारकर्दगी करी इन्होंने 4 साल में सिंध के लिए, और खसूसन कराची के लिए इन्होंने क्या करा। इस सवाल का जवाब दे दें प्लीज। चले जी, सब उसी सवाल का जवाब मांग रहे हैं जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम समीना। वालेकुम सलाम। आ गई पाकिस्तान से आप खैरियत से? जी आज ही पहुंची हूँ मैं। चले बहुत शुक्रिया कि आज आप पहुंची। एक सेकंड में आप ही से बात करूंगी, जाइए अगर इनको होल्ड करा दो जरा कॉलर को। अरे आप तो पाकिस्तान से भी कॉल करेंगी एक जी। हेलो जी, जी हेलो। हाँ जी जी। अच्छा, ये ग्रीन लाइन बस कितने बनाई हो? ग्रीन लाइन का मंसूबा कितने कंप्लीट किया? ये तो शुरू तो हुआ था पता नहीं कहाँ से और बंद पड़ा हुआ था। PTI हुकूमत है जिसने 14 अजला में इंटरनेट सर्विस इनको दी है, 14 अजला। और ये गांव बनते हैं, हजारों में गांव बनेंगे। कितने डिस्ट्रिक्ट, यानी 14 डिस्ट्रिक्ट के अंदर इंटरनेट सर्विस PTI हुकूमत ने दी है। ये बड़ी बातें करते हैं, जरा मुत्तहदा के तो काम गिनवा दें, कोई 2 ही काम गिनवा दें। इतनी पावर मिली थी, क्या काम किया था मुत्तहदा ने? अपने ही लोगों के लिए बता दें, जो वहां के लोग मुकामी हैं। उस दौर में तो उनका तूती बोलता था, बहुत कुछ कर सकते थे। मुशर्रफ दौर में तो इन्हें सारी पावर मिली हुई थी, फिर भी कुछ ना किया। हाँ, कत्लो गारत जरूर हमने देखी है, कराची में कत्लो गारत होते हुए जरूर देखी है। एक दिन में 12-12, 14-14 लोग मरते थे या बंद होते हुए देखा कराची को। इतनी पावर जरूर थी, पूरा कराची शहर बंद होता था, अभी मुंह मत खुलवाएं, एक आवाज पे बंद हो जाता था। ये जरूर इन्होंने पावर शो जरूर की इतने सालों में। और क्या दिया इन्होंने कराची वालों को?
अरे मैंने होल्ड पे डाला था उनको, आई थी मेरी दो सिस्टर कॉलर रीता, वो पाकिस्तान से आ गई और उनको होल्ड पे डाला, वो चली गई। अब दोबारा कॉल कर लें अगर आप प्रोग्राम देख रही हैं जी। अच्छा जी, पहले तो मैं ये कहूंगा कि हमारे कॉलर आते हैं वो परचून प्रो जो दाल मसको दाल चने के बारे में बताते हैं और अभी ग्रीन बस के बारे में बता देते हैं। वो कह रहे थे कि 10 मिनट तक एक सेकंड होल्ड करें जी। हेलो जी। हेलो जी। ये जो सिंह की कारकर्दगी है, ये तो कारकर्दगी है नहीं तो क्या बोले, बस बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने जरदारी और कब्जा ग्रुप ने। और दूसरी बात है कि जो भुट्टो जब तक जिंदा रहेगा, दो चीजें जो है वो नजर नहीं आती है, एक कोरोना और दूसरा भुट्टो। तो ये दो चीजें जो है वो ऐसे ही है। बाकी जरदारी जब तक जिंदा है तब तक भुट्टो के नाम पे ये अपनी चौधा चमका रहा है। इसके जाने के बाद ये सब कुछ खत्म हो जाएगा और ये हुकूमत पीपल्स पार्टी वाली ये लाड़काने टकी रहेगी। 4 कब्रों के अलावा कुछ नहीं होगा उनके पास। थैंक यू जी 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 जी। आप जरा बात यह है कि बार बार अपना बात होती है कि वैक्सीन की, कुत्ते की वैक्सीन की। तो बात यह है कि वफाक में इतनी वाफर मिकदार में कुत्ते की वैक्सीन की पड़ी हुई है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब रोजाना 1 कप नाश्ते में पीते हैं। केपी में इतनी वाफर मिकदार में होती है कि वो जो है अपना वहाँ का वज़ीर आला जो है वो उससे मूड होता है। पंजाब में इतनी कुत्ते की वैक्सीन वाफर पड़ी है कि गुजार रोजाना जो है उससे नहाता है। तो अब ये है कि बात अभी जो फिर बात होगी कि ग्रीन लाइन जो है पिछली गवर्नमेंट का मंसूबा था वो तकरीबन 80% कंप्लीट हो चुका हुआ था तो उनकी हुकूमत खत्म हो गई। उसके बाद इस गवर्नमेंट ने उसको डेलिबरेटली डिले किया कि उनको क्रेडिट चला जाएगा कि वो कंप्लीट होगा। तो इन्होंने 3 साल उसको लटकाए रखा, जिसकी वजह से उसकी लागत जो है वो 20% बढ़ गई। इस बात का जवाब दें कि जो 20% लागत बढ़ गई उसका जिम्मेदार कौन है? वो जो पैसा जो था वो किसी के बाप का पैसा नहीं था, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का पैसा था जो आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ज्यादा अदा करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। जी जनाब जी जी। तो वो आते हैं ना वो हम लोग ये पीटीआई के ये एक बात सुने ये जो कॉलर है ना, ये कॉलर एक सब धड़ सारे आते हैं और जब है ना जब गायब होते हैं ना सारे गायब हो जाते हैं। ये देखें, ये बड़ी खूबी है वैसे कॉलर की। और जब आते हैं तो चाहते हैं कि सब कॉलर चाहते हैं कि सिर्फ मेरी आवाज सुन ले, किसी का ना सुने। ये देखें ना वो प्रोग्राम है मेरी आवाज सुनो। सही कह रहे हैं। अच्छा, सही। समीना जी देखिए, समीना जी ये जो आए ना ये साहब तो कह रहे थे अभी कि ये जो है ग्रीन लाइन बस हमने बनाई है। भाई ग्रीन लाइन बस हकीकत में ये पुरानी हुकूमत नवाज शरीफ के दौर की बनी हुई थी सारी के सारी। और वहाँ पर मैं जब कराची गया था तो उस प्रोजेक्ट पे वहाँ पर मेरा दोस्त इंजीनियर काम कर रहा था, उसने खुद बताया था कि ये नवाज शरीफ के दौर की बनी हुई है। और 80% काम मैं बिल्कुल सेकंड करता हूँ भट्ट साहब को कि भट्ट साहब ने सही कहा है कि 80% काम उस वक्त हो चुका था बिल्कुल। लेकिन क्या कि नवाज शरीफ का खामखाई के इल्जाम जो है ना, मतलब बेवजह इल्जाम जो ना वो दाग दिए नवाज शरीफ ने, तो इसी वजह से वो प्रोजेक्ट खत्म हो गया था। लेकिन इस हुकूमत तप्पड़ नहीं कोई प्रोजेक्ट मुकम्मल कर सके। ये तो वो हुकूमत है जो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के सारे प्रोजेक्ट। एक सेकंड में इनकी भी कॉल ले लूंगा जी। हेलो जी। जी वो कॉल सजाद को मैंने की थी। अच्छा। लास्ट 4 कॉल थी ना जो सजाद की, वो मेरे मुतल्लक थी। अपना विंदर भाई समझ गया है, सारे कॉलर समझ गए हैं कि किन की बात कर रहा है। वो मुझे पर्सनल हिट कर रहे थे, वो मौजूद पे बात नहीं कर रहे थे, वो मुझे पर्सनल हिट कर रहे थे। इसलिए मैंने उनको कॉल करके कहा कि ये स्टॉप करो, तुम मुझे पर्सनली आ रहे हो। इससे पहले कि मुझे गुस्सा आए, इधर से तुम मेरी माँ बहन की करो, उधर से मैं आपकी। जी वो शो के लिए अच्छा नहीं है। प्लीज यू स्टॉप दैट, पर्सनली ना जाओ। वैसे जो उन्होंने लिखा है उस पर तुम बात करो। ना उसने मुझे को गाली दी है ना मैंने उसको को गाली दी है। 30 सेकंड की हमारी कॉल थी, उधर से उसने बंद कर दिया, इधर से हमने बंद कर दिया। और उसके बाद वो आके उन्होंने दूसरे फिर लोगों को चटकारे दिलाए, बात वही खत्म हो गई थी। कोई नाराजगी नहीं थी, कोई नहीं। ना उसने को मुझे बुरा भला कहा ना मैंने उसको बुरा भला कहा। कॉल करके हमने बंद कर दिया। विंदर भाई समझ गए, लोग बेवकूफ यहाँ बैठे हुए हैं, उनको नहीं पता कि किस। बाकी उसने कोई मुझसे ना मैंने उसको कुछ कहा ना उसने मुझे कुछ कहा। कोई नाराजगी नहीं, कोई कुछ नहीं। ऑल द बेस्ट टू एवरीबॉडी। कि बाकी रही सैयद साहब की बात के एक्सप्लेन करो। सैयद साहब आप बात तो ऐसे करते थे जैसे आप M2M से हर वक्त उनको डिफेंड करते हैं।
आज आपने एक्सप्लेन कर दिया कि आपका किसी से कोई ताल्लुक नहीं है, कि हमारा को दिमाग खराब है कि हम आपसे सवाल करेंगे। आप उसको इमरान को आगे बुरा भला दूसरों को डिफेंड करते थे, लेकिन एक पार्टी का आपने कभी जिंदगी में नाम ही नहीं लिया। मैंने इसलिए सवाल किया था। मेरी तरफ से जिस मर्जी पार्टी से हु डैम केयर। बाय, हैव अ गुड नाइट टू एवरीबॉडी। बाय। जी हेलो जी, हेलो जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? बस मैं भी अब थोड़ा सा ढीला पड़ रहा हूँ, मेरे गले में खराश है कल रात से। ओह माय गॉड, ख्याल कीजिएगा, एहतियात कीजिएगा बहुत ज्यादा। आज भी कल से मैं कर रहा हूँ, शुक्र है कि अभी तक नहीं हुआ, कोई ज्यादा नहीं हुआ मसला, मगर फिर भी एहतियात कीजिएगा। जी हाँ, थैंक यू। एक दो चीजें गिनाना चाहूंगा जी। आप आ जाए साल 1987-88 में, इनफैक्ट 90 तक जी कराची में आपकी ये केटीसी की बसें देखी है ना आपने? जी जी। बिल्कुल ऐसी ग्रे कलर की बस चलती थी जिसपे 2 कंपार्टमेंट होते थे, कई दफा तीसरा भी लगा होता। और टिकट उसमें ऐसा होता था कि आप चढ़ते थे, सामने कंडक्टर बैठा होता था और आप उसमें कॉइन डालते, किराया डालते थे और वो गेट घूम के खुलता था, फिर आप अंदर जाते थे। ठीक है। उसके बाद स्वीडन से बसें आई ग्रीन कलर की एयर कंडीशन, वो गायब हो गई। जी। ठीक है। हमारी आवाम हर साइड पे रोड के टेलीफोन बूथ लगे हुए थे, आपको शायद याद होगा, वो कार्ड वाले। जी जी जी। लोग अपने घरों में उठा के ले गए। अरे इतना कुछ तो गवर्नमेंट ने किया और उसमें नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के दौर में काम हुए, उन्होंने इतना जदीद कर दिया इसको। लेकिन हमारी, क्या मैं बोलूं, अवाम ही ऐसी है, वो अपने घरों में फोन उठा के ले जाती है। क्या करेगा भाई, उस फोन के घर पर तो नहीं चलेगा। सही। बेल्ट उतार के ले गए, वो स्वीडन की बसों में बेल्ट लगी हुई थी, वो बेल्ट निकाल के ले गए बाहर। तो क्या करे गवर्नमेंट, उसको रोकना पड़ेगा। क्या करे गवर्नमेंट? सही से शुरू था कराची में, बस वो हम जैसे लोग ही हैं जिन्होंने बर्बादी फैलाई है ज्यादा। थैंक यू मैडम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मेरे साथ कॉलर थे, 1 मिनट के लिए होल्ड पे नहीं रहते, कॉलर एकदम ड्रॉप हो जाते हैं। अब ये पहली दफा प्रोग्राम में शामिल हो रहे थे तो मैं इनका मैसेज ले रही थी। अब आप लोग कॉल कर सकते हैं और अपना मैसेज दे सकते हैं। मैं छोटे से ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, कहीं जाएगा, मेरे साथ रहिएगा, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। जी नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आए। हमारे साथ पाकिस्तान से एक कॉलर है, उनको लेते हैं। जी जनाब, जी हेलो जी, जी हेलो, वालेकुम अस्सलाम, जी बोले। खुश नसीब है आप कि मैंने ब्रेक पे गई थी और ब्रेक से वापस आई तो आपकी कॉल आई। जी मैम, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कभी महसूस तो कीजिए महंगाई की तपश, कभी महसूस कीजिए महंगाई की तपश। जी। कहते नहीं हम दर्द फकत वाह वाह के वास्ते। तो भाई हम तो कह के थक गए हैं, अब तो वाह वाह भी खत्म हो गई है मेरे ख्याल में। जी। तो बात ये है कि मैंने तो किसी को कुछ कहा भी नहीं है, तो मेरी ऐसे आपने क्लास लगा दी बैठे बैठाए। मैंने तो उसको राजी किया, उसके बारे में कहा था, आपने कहा 10 मिनट लेगा 15 मिनट। तो भाई मैंने तो किसी को कुछ कहा भी नहीं यार। तो मैं किसी पे बात करता तो फिर आके आप मेरी अच्छी खासी धुलाई करते, आपने तो बगैर सोचे समझे मेरी धुलाई कर दी आप। कोई बात नहीं, दिल पे न ले, ये प्रोग्राम ही ऐसा है। हाँ जी, किसी को कोई थोड़ा सा टाइम ही दे दिया करो, बेचारे को ऐसे ना शरीफ बंदे को आप दबा दिया। जी जी जी। बात ये है मैम जी कि हम सिंध कर रहे हैं, सिंध में काम हो रहा है, अगर वो किसी को नजर नहीं आ रहा। दूसरी बात ये है कि तहरीक इंसाफ को तो नजर आता ही नहीं, वो कहती है जो हम करते हैं वो सब ठीक है। उनको तो ये भी नजर नहीं आ रहा कि अब महंगाई की है हमने, तो वो कहती है वो भी नहीं मान रहे, क्योंकि उन्होंने मानना ही नहीं है। जी। उन्होंने खान साहब ने 22 साल प्रैक्टिस इस बात की है कि मैं ना मानूं, मैं ना मानूं, मुझे कोई कुछ कहता रहे। हाँ, मैंने अपने कानों में रुई दी हुई है, क्योंकि उसने कहा था मैंने चीखें निकलवानी है। तो उसने ये भी नहीं साथ बोला था कि मैंने नवाज शरीफ की निकलवानी है या अवाम की निकलवानी है। अब नवाज शरीफ को तो नहीं निकली, लेकिन अवाम की निकल रही है जिसने उसको वोट दिए है। ठीक है। अगर हम ये कहते हैं, मुझे कहते हैं कि ये दोनों तरफ खेलता है, मैं दोनों तरफ नहीं खेलता। जब मैं आपकी तरफ था तो मैं आपकी तरफ ही बात करता था, लेकिन जब आपने कुछ अच्छा नहीं किया तो मुझे हक है कि मैं आपको छोड़ सकता हूँ। मुझे हक था कि मैंने देखा कि आपने नवाज शरीफ की हुकूमत से भी बदतर काम किए हैं, तो उन्होंने कुछ काम गलत किए थे, लेकिन आपने तो उनसे भी आगे निकल चुके हैं। आप में और उनमें फर्क क्या है? आपने स्टेटस को बदलना था, लेकिन आपने स्टेटस को नहीं बदला। आपने वही पुराने बंदे अपने साथ मिला लिए, वही एमक्यूएम भी अपने साथ रख ली, वही काफ लीग भी अपने आप रख ली। आपने वादा किया था कि मैं इस स्टेटस को बदल दूंगा, नया पाकिस्तान बनाऊंगा।
ठीक है, लेकिन आपने वही कुछ किया अपनी हुकूमत को सहारा देने के लिए, उन्हीं लोगों का इस्तेमाल किया जिन लोगों का नवाज शरीफ ने इस्तेमाल किया, जिन लोगों को जरदारी ने इस्तेमाल किया। तो फिर आप में और उनमें फर्क क्या रहा? फिर आप तो उनसे ज्यादा ठग निकले, ठीक है, इस वजह से निकले कि आप लोगों के दिलों के साथ खेल रहे हैं, आप लोगों के जज्बात के साथ खेल रहे हैं। अगर हम ये कहते हैं, फिर कहते हैं, फिर अभी मैं बात करके जाऊंगा तो जलसे की जुबान बढ़ जाएगी। हमारी बात को थोड़ा सा अपने दिमाग को खोल के सुने कि हम बोल क्या रहे हैं, ठीक, फिर आपको समझ आएगी। ठीक है जी। हेलो जी। जी वालेकुम सलाम जी। भाई, मैं एक दफा फिर तमाम कॉलर से रिक्वेस्ट करूंगा कि टॉपिक पर आए और कॉलर के ऊपर ना जाए जी। आप अपना व्यू दे, बोलो एग्री करें डिसएग्री करें, छोटा मोटा मैंने कहा है कि 19-20 ठीक है, नो प्रॉब्लम, और लॉजिक के साथ आए। अब वो देखे एक साहब आके उन्होंने बताया कि ग्रीन बसेस, अब उनको खुद शर्मिंदा होना चाहिए कि भाई वो ग्रीन बसेस तो हमारे मोहतरम जनाब नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग का कारनामा है, वो बिला वजह का क्रेडिट ले रहे हैं, ठीक है ना। वो भट्ट साहब ने भी आगे उनको बताया। दूसरा ये कि वो कह रहे थे कि वो कराची में कत्लो गारत गरी होती, जी जी जी, इससे पहले वो खुद कह रहे थे कि वो 2500 पेज वाला, तो उन्होंने कभी वो 2.5 पेज की लिस्ट पढ़ी है जिसमें तमाम लोगों के नाम है और पार्टियों के नाम है कि कौन कौन कराची में कत्लो गारत गरी में जो है वो जिसने अमल करा या पार्टिसिपेट करा। इतना करेज है, इतना दम है तो आप आके बताओ, मीडिया ट्रायल नहीं करो, आप वो 2.5 पेज पढ़ के बता दो। अगर आप में इतना दम है, आप आके बताओ कराची रजिस्ट्री केस में जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने दी है रूलिंग, वो किसके बारे में दी है। तो सिर्फ आके मीडिया ट्रायल, मैं चूंकि मेरा शायद अच्छी बात है या गलत बात है, मैं ये छोटी छोटी पार्टी जो है पाकिस्तान की, इनके बहुत करीब रहा हूँ, अवामी नेशनल पार्टी के बहुत करीब रहा हूँ, पश्तूनख्वा लीग के बड़ा करीब रहा हूँ, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के बहुत करीब रहा हूँ, MQM को मैंने बहुत करीब से देखा, पीपल्स पार्टी को देखा, मुस्लिम लीग नून को देखा। तो मैं इन लोगों से मिला हूं जो अच्छे लोग थे और इन्होंने बड़ा काम करा है पाकिस्तान के लिए। अब मैं आपको एक बात बता दूं, कराची में देखें, मैंने बहुत जो गौर से देखा, कराची में शिया सुन्नी फसादात बहुत होते थे जी, बहुत ज्यादा, हमला के अरबों खरबों की करोड़ों की हमरा के जल जाती थी। आप अल्ताफ हुसैन के इस बात को पूरा पाकिस्तान माने जो उसने कराची से शिया सुन्नी फसाद खत्म कर दिया। आपके जितने भी इख्तलाफ हो, मेरे जितने भी इख्तलाफ हो, सब एक तरफ, उसका सबसे बड़ा कारनामा ये है कि कराची में शिया सुन्नी फसादात खत्म हो गए। जितने भी मेरे लिसनर सुन रहे हैं आके मुझे इस बात को ख्याल कर देंगे, ये गलत बात मैं कह रहा हूँ। थैंक यू सो मच। जी जी। हेलो जी जी जी। अच्छा, अभी बात एक सेकंड जी। तो ये ग्रीन लाइन बस तो 2 साल में कंप्लीट होना था, ये नवाज शरीफ के दौर में, ये बहुत पहले का मंसूबा है। मेरा ख्याल इन लोगों को पता नहीं है, ये डिले हुआ पड़ा था, इस पर काम ही नहीं हो रहा था और ये तकरीबन 2 साल से बंद पड़ा हुआ था। ये तो PTI हुकूमत ने इस पर सारी कार्रवाई की और सारा इसको मुकम्मल किया, जितना भी पैसा लगाना था लगाया। अच्छा, मैं ये जो भी बात कर रहे हैं, अगर पीपल्स पार्टी इतनी जबरदस्त जमात है और इतनी इसकी कारकर्दगी बेहतरीन है, ये बल्दियाती तरमीमी बिल के खिलाफ सारी जमातें एक हो गई। हैरत है वैसे वाकई में, ये क्या है बल्दियाती तरमीमी बिल, यानी सारी की सारी जमातें एक पेज पे आ गई हैं, चाहे उसमें MQM भी हो, चाहे PTI भी हो, चाहे जमात इस्लामी भी हो, चाहे कोई जितनी पार्टीज हैं वो सब एक तरफ हैं। तो जी, ऐसी बुराई है जो सब इसके खिलाफ है, इस तरमीमी बिल के। तो मैं ये कहना चाहता हूँ। ठीक है जी। जी जनाब। जी जी, मैं इनसे भाई साहब से पूछना चाहूंगा, ये मंसूबा बंद क्यों था? ये जो आपके मोहतरम इमरान खान सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ये 11,000 रुपए, 11,000 अरब कराची को दे के गए थे, वो कहाँ गए पैसे यार? जी, वादा करके गए थे ना कराची को 11,000 अरब दूंगा, जवाब दे मुझे 1,000 अरब 2 करोड़ भी नहीं दे के गए। तो कराची के जो लोग हैं, पेपर में दिए, पेपर में दिया गया, जो लोग हैं वो पढ़े लिखे अवाम है, वो सब समझती है। आप आगे वादा करके जाते हो, कुछ नहीं देते हो, और नवाज शरीफ के मंसूबे आप पे आके धक्के लगाते हो अपने नाम की। पाकिस्तान के लोग इतने भोले नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। आप आगे उन बातों का जवाब दें कि आपके 16 MLA, 24 MPA, गवर्नर, 4 वजीर, आपने क्या करा कराची के लिए 4 साल में, इस बात का जवाब दीजिए आप। थैंक यू सो मच। जी हेलो जी 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 मेरे साथ जी बोले। हेलो 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 हेलो
हेलो जी जी मैम। जी बोले। हेलो हाँ बोले। मैंने कहा इन्होंने फैसलाबाद में तख्तियां लगाई हैं ऐसे। पहले लगी हुई थी मियां शहबाज शरीफ की तख्ती लगी हुई थी, मुख्तार साई ने वहां पे पेंट करवाया, पेंट करवा के वो तख्ती उतरवा दी और वो मीडिया पे भी चली है। तख्ती उतरवा के उन्होंने वो दिल का हॉस्पिटल था उसमें तख्ती अपनी लगवा ली और वहां पे खान साहब से इफ्तार करवा दिया। सौ जा सुबह 6 बजे ने सौ भी जाया कर कभी आन के कन्न खाना सारी दिहाड़ी सौ जा होना। और मैं क्या सरकार सौ जने तुसी हुक्म ते करो सरकार सौ जने सौ जा होना। कहने होता 9 बजे नाले 8 बजे नाले होने सौ जा होना। ठीक है जी, मैं क्या तुसी हंसदे वास्ते रहो, हंसदे सोहने लगदे हो, सारा प्रोग्राम ही जनाब खुला खिल जाता है। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਗਣੇ ਤੇ ਆਏ ਕਿ ਤੇਰੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਸਕੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੌਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵਜ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਸੱਲੀ ਮੇਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਵਾਰ ਕੇ ਉਹ ਸਾਜਦ ਦੇ ਬਹਾਨੇ। ਓਏ ਉਹਨੇ ਤੇ ਆ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਫੇਰ ਤੇ ਹੁਣ चले जी चले ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ चले जी। हेलो जी जी हेलो जी 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 बात ये है कि ये जो कराची का ग्रीन बस प्रोजेक्ट है जी ये फरवरी 2016 में शुरू हुआ था जी और इसको फिर दोबारा रीनेम किया गया था 2018 में। इसको कराची ब्रीज के नाम पे दिया गया था, रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। तो इसमें ये एक सेकंड होल्ड करें था, ये कॉलर आ गई जी। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। अरे मैंने है ना आपको इसलिए और पर डाला कि मैं आपसे तफसील से बात करती तो आप ड्रॉप हो गई। मेरी अम्मी की कॉल आ गई थी तो मैं उनसे बात करने लगी थी। ओके ओके, कैसा रहा आपका सफर? सफर तो बहुत ही खराब था समीना, क्योंकि बहुत ज्यादा वापसी का सफर तो वैसे ही पूरा होता है, लेकिन फ्लाइट भी बहुत ज्यादा लेट भी थी और बहुत ज्यादा ख्वारी हुई। यहाँ पे एयरपोर्ट पे आके काफी ज्यादा ख्वारी उठाना पड़ी। शुक्र करें कि आपका क्लियर आ गया कि हम वहां से ट्रैवल करके, मेरा लोगों की सीटें कैंसिल हो रही हैं, फ्लाइटें कैंसिल कर रहे हैं लोग। एक का खांसी भी है तब भी उनको नहीं जाने दे रहे, इजाजत नहीं मिल रही पाकिस्तान से, सारे की फ्लाइटें कैंसिल है। लोग 15 दिन डिले हो गए। तो इस पे अमल किया और जब भी रश वाली जगह पर गए थे तो हमने अपना मास्क लगा के रखा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टेस्ट जो है वो नेगेटिव ही आया। तो शुक्र करें। हम आ गए। आपका टॉपिक में पढ़ी थी समीना, सच्ची बात तो ये कि सिंध में क्या कारकर्दगी हुई है, तो सिंध में कभी कोई कारकर्दगी ना हुई है ना हो सकेगी, क्योंकि जो लोग वहाँ पे बैठे हैं वो तो करना ही नहीं चाहते और जिन्होंने वादा किया था कि हम आकर कुछ दुरुस्त करेंगे वो भी करना नहीं चाहते, क्योंकि वो ये बताते हैं कि भाई हम उनके लक में जा ही नहीं सकते हैं और ना कोई काम कर सकते हैं। तो इसलिए अब सिंध और कराची के लिए कौन आगे काम करेगा ये तो कुछ समझ ही नहीं आता है। लेकिन नए पाकिस्तान में ये जरूर देखकर आई हूँ कि लोगों की बेचारों की बसी हो गई है। आवाम तो बुरी तरह से पिस रही है वहाँ पर। शुगर की टैबलेट्स में भी 130 रुपए का फिर से इजाफा कर दिया हुकूमत ने। सारी दवाइयाँ इतनी महंगी हो चुकी हैं कि आप 10,000 रुपए भी लेके चली जाए दवाइयाँ खरीदने के लिए तो आपको 10,000 का नोट उधर ही खर्च हो जाता है, पता नहीं चलता है। बहुत ज्यादा महंगाई हो रही है और कराची के हालात तो हद से ज्यादा खराब है। बड़े बड़े पौष इलाकों में चाहे डिफेंस फेज 5 का इलाका हो, क्लिफ्टन हो या गुलिस्तानी जौहर हो, गुलशन हो, यहाँ पे गैस ही नहीं आती। हमने तो अपनी सारी जिंदगी में कभी नहीं सुना कि कराची में गैस की जो है वो शॉर्टेज हो गई है और चूल्हों में गैस नहीं आ रही है। लोग शरीर परेशान है। सुबह 7 बजे से 12 बजे तक गैस नहीं आती, तो आप बताइए नाश्ता किस तरह बनाएं, किस तरह से अपने घर के काम करें। तो गवर्नमेंट तो कोई नजर ही नहीं आ रही है दूर दूर तक। और जिन्होंने रियासत मदीना बनाने का वादा किया था तो वो सारे वादे अब साइड पे रख करके वो बस अपनी पता नहीं कौन सी शोहरत बनाने के लिए हुकूमत को इस्तेमाल कर रहे हैं या इस्तेमाल हो रहे हैं, ये मैं समझने से कासिर हूँ। क्योंकि इमरान खान साहब की हुकूमत का सारा फोकस सिर्फ अपनी तारीफ करवाने पे है। वो बस में बहुत उनको सेटिस्फेक्शन मिलती है कि लोग उनकी बातों की उनके लेक्चर्स की तारीफ करें। आवाम के हिसाब से अगर आप देखा जाए तो कारकर्दगी 0/0 ही है इनकी, क्योंकि इनकी कारकर्दगी दिखाने से मुल्क की ना ही कोई सूरत हाल सिचुएशन बेहतर हुई है और जो कामयाबी की बात लोग करते हैं वो खरीद का ये हाल है कि जो बटर मिला करता है बटर भी अब साशे में दस्तयाब है, क्योंकि आवाम की ऐसी हालत नहीं है कि वो बटर की पूरी टिकिया खरीद सके, तो वो छोटे छोटे साशों में भी बिक रहा है। जब चीजें सिमट के सुकर के इतनी सी साशों में दस्तयाब है तो इसका मतलब ये कि कुव्वत खरीद जो है वो आवाम की इतनी सी हो चुकी है। मुल्क के हालात बहुत खराब है और मुझे लगता भी नहीं कि जिस तरह की पॉलिसीज इमरान खान की गवर्नमेंट चला रही है उन पॉलिसीज से कभी मुल्क अच्छा हो भी सकता है। इसमें आवाम की भलाई तो कहीं भी नहीं है समीना। सारे वही मोरे बैठे हुए घिसे पिटे जो पहले भी रह चुके हैं हुकूमतों में और उनका काम ही यही है कि आवाम दुश्मन पॉलिसीज बनाए और सारा का सारा मलबा भी आवाम के ऊपर डाल दे। तो आवाम की ना सुनने वाला है कोई, ना कोई उनकी हालत जार पर नजर डालने वाला है और जो पर्दा धरता है
हमारी आर्मी की बात कर रही हूँ। पहले तो मैं ये सोचती थी कि भाई आर्मी का इदारा बहुत अच्छा इदारा है, वो काम कर रहा है, लेकिन आर्मी का इदारा बेवजह में अपने आप को उन्होंने चीजों में इन्वॉल्व क्यों किया है? मस्जिद तो अपने नाम पे कर ली है, शॉपिंग मॉल अपने नाम पे करा हुआ है, बड़ी बड़ी सारी चीजें उन्हीं के नाम से जो चल रही है, सिर्फ उन्हीं को नहीं गिराया जा रहा है। बाकी जितनी भी इमारतें हैं वहाँ पर कराची में स्पेशली चीफ जस्टिस आप लोगों पे वो एक एक करके दर गिराई जा रही है। वैसे ही आपके मुल्क में जो है वो कोई खास चीजें हैं नहीं, उस शहर में कभी कोई डेवलपमेंट का काम होता नहीं है। अब जो जो इमारतें खड़ी हुई थी उन सबको भी गिराया जा रहा है, ना उनका कोई मलबा हटा, ना उनको कोई साफ करता है, और ना वहाँ पे मुंसलिक जो लोग काम कर रहे होते हैं, कारोबार चला रहे होते हैं, दुकानें चला रहे होते हैं, उनको ना कोई मुतबादिल जगह फराहम की जाती है। तो एक अजीब सी सिचुएशन है। इतना अफसोस और दुख हुआ जाकर 5 साल बाद जाकर मैंने जब देखा है तो 5 साल पहले जो हालत थी उससे भी बदतर हो चुकी है अब कराची की हालत। और जो उन्होंने पैकेज का ऐलान किया था इमरान खान साहब ने, तो वो पैकेज भी कहाँ गया और किसको दिया गया? और बकौल उनके कि जब हुकूमत काम नहीं करती तो आप ही कुछ काम करके दिखा देते। कूड़े का ढेर हो, गैस का प्रॉब्लम हो, बिजली में सरचार्ज, बिलों का इजाफा हो, या फिर फोन कॉल की महंगी होने की बात हो, तो तमाम चीजें यानी कि आप ये कह रही हैं कि महंगाई तो बहुत ज्यादा है, बिजली नहीं है, दवाइयाँ कंट्रोल करने वाला है ही नहीं, माफिया को पकड़ने में नाकाम है। जो चाह रहा है वो कर रहा है। अब एक शॉप वाला कौन सी कीमत पे चीजें बेच रहा है, दूसरी शॉप वाला कौन सी चीजों पे कीमत बेच रहा है। और सोने पे सौगा जो मरी का जो इंसिडेंट हुआ था तो उसमें अब आप ये देखिए कि गवर्नमेंट कहीं नजर नहीं आती है, क्योंकि उनका वो जो डिजास्टर मैनेजमेंट का इदारा है उसमें भी एक रिटायर्ड आर्मी के साहब बैठे हैं। तो समझ में नहीं आ रहा मुल्क में जो यंग बच्चे पढ़ लिख कर निकल रहे हैं और डिग्री होल्डर हैं और उनको अच्छा तजर्बा है, होगा कि मुल्क अच्छी तरीके से चला सके, उनको तो कहीं जॉब ही नहीं मिल रही है जी। तो ये कैसे दुनिया में कहीं नहीं होता कि रिटायर्ड लोगों को जॉब पे रख दिया जाए, और जो बेचारे नए लोग हैं, नई जनरेशन के लोग हैं जो पढ़ लिख रहे हैं डिग्री लेकर के, वो हाथ पे हाथ धरकर बैठे हुए मुंह देखते रहे कि हमें कौन किस पोस्ट पे हमें जॉब मिलेगी, हम कहाँ जाकर जॉब करें। और गुर्बत का ये आलम है समीना की, जो मुख्तलिफ फलाही इदारे हैं उनकी तरफ से दस्तखान लगाया जाता है। नाम नहीं ले रही हूँ इदारों को क्योंकि पब्लिसिटी करना नहीं चाहती चैनल के थ्रू में, क्योंकि जारी कोई स्पॉन्सर प्रोग्राम नहीं है, लेकिन उस दस्तखान पे यहाँ से वहां तक लोगों की कतार पे कतार खड़ी हुई होती है खाना लेने के लिए और खाना खाने के लिए। तो दिल शरीर दुखा गया। पाकिस्तान में मैं समझी थी शायद नए पाकिस्तान में कोई नई बात हुई होगी, यकीन करिए कोई नई बात नहीं हुई, सिवाय इसके कि लोगों को बेवकूफ पहले भी बनाया जाता था और आज भी बनाया जा रहा है। कोई डिफरेंस नहीं है पुरानी हुकूमत करने वाले हुक्मरानों में या नई हुकूमत करने वाले हुक्मरानों में, वही वतीरे चल रहे हैं। और अवाम भी सारी जगह पीछे जा रही है, पता नहीं कौन उनको उसमें से बाहर निकालेगा। जो भी करता है उनका सारा फोकस अपनी जेबों को भरने में लगा हुआ है। और जो मिनिस्टर है वो ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं। वहाँ पर मरी के सानिया पर भी अजीब बयानबाजी इन्होंने की और 100 से ज्यादा अफराद उसमें बेचारे शहीद हुए थे या हलाक हुए थे, जो भी आप कह लें और समझ लें, लेकिन अपनी जिम्मेदारी उठाने के लिए कोई इदारा भी तैयार नहीं है वहाँ पर। ना ही लोगों को कोई रिलीफ मिल रहा है, ना ही आवाम को कुछ समझ में आ रहा है कि हो रहा क्या है। तो ये सारी तरक्की तो कागजों में दिखाई जा रही है या चैनल के कुछ मखसूस चैनलों के जिनको लिफाफे मिलते हैं उनके थ्रू दिखाया जा रहा है। तो ये सब कुछ झूठ बातें हैं। मुझे वहाँ पे कोई ऐसी कोई डेवलपमेंट नजर नहीं आ रही कि मैं कहूँ कि बहुत अच्छा हो गया और लोग सुकून में है। बिजली के बिलों पे भी 1500 से ज्यादा आपने सरचार्ज लगाकर रखा हुआ है और कॉल्स भी इतनी महंगी हो गई है समझने से बिल्कुल मैं काफिर हूँ। इनकी पीटीए की फीस भी इतनी बढ़ा दी है कि 40,000 का अगर मोबाइल किसी ने बलफर्ज दिया भी है तो 20,000 रुपए का पीटीए को लौटा रहा है उसके ऊपर। तो कहाँ मुल्क जा रहे हैं हमारा, मैं बिल्कुल बताने के भी लायक नहीं हो रही हूँ कि कुछ भी अच्छा काम होता हुआ नजर आता तो मैं जरूर आकर बोलती हूँ उसको कि काम हो रहा है। मिनिस्टर्स भी सारे ऐसे ही हैं, वो झूठ बोल करके इमरान खान साहब को पता नहीं क्या बातें बता रहे होते हैं। इमरान खान साहब को क्यों नहीं दिलचस्पी ले रहे? अगर आप एज ए प्राइम मिनिस्टर एक चेयर पर बैठ जाए तो जरा उनको भी तो दिलचस्पी लेनी थी चीजों में। तो वो किसी पिटी फरसूता तरीके से हुकूमत चलाई जा रही है। बाकी शो मैंने बहुत मिस किया था। थोड़ा सा बहुत शुक्रिया, अच्छा हुआ, वरना बड़ी बात है इस वक्त तो बहुत ज्यादा तबीयत सही नहीं रहती है। आई है आज ही और आज ही कॉल की, थैंक यू सो मच जी, कॉल करने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वाकई आपका प्यार और इतना प्रोग्राम से लग रहा है, नजर आ रहा है, वरना कहाँ इंसान है ना इस वक्त तो बिल्कुल माइंड सेट नहीं होता, मगर फिर भी आपने आके कॉल करी, थैंक यू सो मच जी। जी जनाब जी जी पहले तो जो है जो अपना ढोल बजाते हैं इमरान खान के, उनके लिए खबर हो जी कि आज दारा जी 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 आज दारा शुमारियात की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई की शरह में 20.81% होगी है शरह जी। तो इसलिए 2-4 ढोल और बजा लें ताकि अपना और महंगाई हो जाए। मंडे को इससे बात करेंगे ना, इस पे मंडे को आगे बात करेंगे इसके ऊपर तफसील से, आप लोगों की राय लेंगे। ग्रीन लाइन की बात हो रही थी जी। ग्रीन लाइन का प्रोजेक्ट फरवरी 2016 में उसका इफ्तिताह हुआ था
और उसने नवंबर 2021 में अपना खत्म हो जाना था। लेकिन ये इन्होंने बीच में अपना उसको डिले किया, जिसकी वजह से उसकी कास्ट बढ़ी। अब जो दूसरी बात ये है कि ये खाली ग्रीन लाइन सिर्फ एक लाइन ही थी, इसके साथ 5 लाइनें कनेक्टेड थी, जिसमें ऑरेंज लाइन भी थी, ब्लू लाइन भी थी, येलो लाइन भी और रेड लाइन भी थी। और इसमें से एक जो है उसके ऊपर साथ ही साइमल्टेनियसली काम शुरू भी हो गया था थोड़ा सा। अब वो मुझे नहीं पता क्या सूरत हाल है। और इसमें से एक लाइन ऐसी थी जो प्राइवेट सेक्टर में बिल्ड करनी थी, वो भी नहीं हुई। बात सिंपल सी ये है कि जब गवर्नमेंट जो है वो किसी प्रोजेक्ट को पॉलिटिकल बैकिंग नहीं दे तो प्रोजेक्ट जो है वो फिर कंप्लीट नहीं होते। तो ये जो प्रोजेक्ट जो था अपना ग्रीन लाइन वाला, ये 1 साल पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए था, जो है पिछले साल जो है अपना जाके कंप्लीट हो। थैंक यू वेरी मच। जी जनाब, जी 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 पहला तो सबरी की आवाज सुनकर खुशी हुई, बहुत अच्छा सबरी पहुंच गई है खैर तहरीक के साथ। तो खुश आमदीद इस प्रोग्राम में भी सबरी को, और बहुत अच्छी बात बोली उन्होंने आकर, और सच का चेहरा जो है वो उन्होंने आईना दिखाया सच का। और किसका दिखाया? मनोज चेहरा, इमरान खान नियाजी का और मनोज पीटीआई का चेहरा दिखाया है बिल्कुल सच का, कि जो हो रहा है उस पाकिस्तान के अंदर वो सारे के सारे आगाज सबरी ने बता दिया है। तो भाई ये जो आते हैं ना यहाँ पर सपोर्ट करने वाले यूथ, ये शर्म करो, हया करो, मर जाओ। अल्लाह अल्लाह, फिर शुरू हो गए भाई, ये इनका शुरू होना नहीं बंद होता। ये टॉपिक पे कभी बात नहीं करेंगे, सिंध पे बात करनी थी, कुछ अपना फिगर देना था, बात करनी थी। तुम लोग इंसानी के दुश्मन हो, तुम्हारा नियाजी इंसानी का दुश्मन है, तुम इंसानी के दुश्मन हो। जवान लोग आवाम मर रही है भूख से, अफलाक से, और सही कहा सबरी ने आकर कि छोटी छोटी टीके आ रही है अवाम मक्खन की। ये मुझे पहले से पता था, पिछले बताया था कि गुर्बत का ये हाल है, और वाकई वहाँ पर कतारें लगी हुई खाने के लोगों के लिए ना। तो आप देखिए वो जो पुराना पाकिस्तान था उसमें ऐसा नहीं था, उसमें ऐसा नहीं था जो इस गैरत ने आकर नया पाकिस्तान के नाम पर आवाम के लिए नमाना छीन दिया। आप देखें ये है आपका नया पाकिस्तान। जी हेलो जी, ये है नया पाकिस्तान। सुन रहे हैं आप इनका नया पाकिस्तान की तारीफ, सुन लें आप। नहीं मैं तो आया हूँ, वो हमारी जो खातून कॉलर है जी, उनको सुनकर अच्छा लगा, वेलकम बैक। और इस वजह से मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उनको देख के फिर और दूसरी जो है हमारी खवातीन और हमारे खवातीन और दूसरे लोग जो है वो भी इनकरेज हो और वो भी आके कॉल करा करें जी। तो देखिए अभी तक मैंने कई दफा 3-4 दफा कॉल करी, उसमें मैंने पूछा भाई पीटीआई की कारकर्दगी क्या है सिंध के अंदर और खसूसन कराची में, तो कोई आगे जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। तो इस बात से आपको अंदाजा होना चाहिए कि ये अब नेक्स्ट जो इलेक्शन आएंगे इसमें ये अगर एक सीट भी जीत जाए ना कराची से जी, तो मैं इनको बड़ी शाबाशी दूंगा। और अगर ये चाहें तो ये पहले से मुझे बता दें कि कौन सी सीट से ये लड़ेंगे, मैं वहां से खड़ा हो जाता हूँ, फिर देखता हूँ ये कैसे जीतते हैं वहां से। चैलेंज है, नहीं सीरियसली चैलेंज देता हूँ मैं पीटीआई वालों को, पूरे कराची में जहाँ से भी खड़े हो जाएं और मुझे बताएं तो आगे मैं चले। वो आपको बताने के लिए आ गए, कॉलर बताने के लिए आ गए। जी जनाब जी जी। अच्छा कारकर्दगी पूछते हैं 3 साल में जिन्होंने मजे लूटे 15 साल से। हाँ एक कारकर्दगी एमक्यूएमसी में आज सबको बता दूं, ये कारकर्दगी वाकई में महाजरों के लिए बहुत जबरदस्त थी। एक महीने में 30 दिन स्ट्राइक हुई एक साल में। ऐसी कारकर्दगी को वाकई में एमक्यूएमसी यकीन करें, उन गरीब लोगों का गरीबों का कारोबार बंद होता था। एक लश्कर आता था मोटरसाइकिलों पे दंदनाता हुआ हवाई फायरिंग करता, बंद करो पूरे, या तो कोई नहीं करता था तो लूट लिया जाता था, भत्ते लिए जाते थे, लूट मार की जाती थी। किसी से ढकी छुपी बातें हैं क्या ये? अगर कोई ज्यादा ही अकड़ जाता था तो गोली मार दी जाती थी। मतलब दिन दहाड़े ये सारी वारदातें। हाँ ये कारकर्दगी जी भूले हुए नहीं भूलती, ऐसी कारकर्दगी यानी एक साल में 30 स्ट्राइक दी, ये मुत्तहदा ने दी और किसी ने नहीं दी। ये पाकिस्तान में वाहिद जमात थी कि जो ऐसी स्ट्राइक कभी किसी सूबे में नहीं हुई। ये सिर्फ एक शहर था कराची या हैदराबाद में होती थी। मार दिया जाता था, लूट लिया जाता था अगर नहीं करता था कोई। भाई कोई छुपी हुई बातें हैं। पेट्रोल के लिए जाता था लश्कर, पेट्रोल पंप पूरी गाड़ियों में पेट्रोल डलवाया और भाग लिए। मतलब कौन सी इनकी कारकर्दगी बताऊं मैं? कहां तक सुनोगे यार? प्लाटों पे कब्जे,
पट्टा, टारगेट किलिंग, आंखों के सामने मैंने टारगेट किलिंग मुस्तैदा के लोगों के करते हुए देखी है। क्या बात करते हो तुम? किस मुंह से तुम कहते हो कारकर्दगी दिखाओ? अभी तो मत खोलो मुंह मेरा। जितना नुकसान महाजिरों को इस एमक्यूएम ने पहुंचाया किसी जमात ने नहीं पहुंचाया। फिर अल्लाह का अजाब देख लो ना, टुकड़ों में बटे हुए हैं, या तो भाग गए मुल्क से बाहर, पैसा बना के भागे हुए हैं। रुक जाए जरा, कॉलर बहुत सारे। जी हेलो जी। जी, अभी आपने चंद दिन पहले इमरान खान का सुना, वो कहता है कि ना तो मैंने कोई बिल्डिंग बनानी है, ना मेरा कोई कारोबार है, मैंने कुछ नहीं बनाना, ना मैंने नाई का कामा लेना है, ना मैंने धोबी का कामा लेना है। कामा लेने वाले वो दूसरे बैठे हुए हैं, मुझे तो सिर्फ कौम की खिदमत करनी है। तो बाकी रही कराची की कारकर्दगी, वो जो जमाने का टारगेट किलर था वो पीछे 119 के पीछे छुपा होता था। एक दफा ठप्पा पड़ा वहां पे मोटरसाइकिल स्नैचर पकड़े गए, टेलीफोन स्नैचर पकड़े गए, जो जितने टारगेट किलर थे वो पकड़े गए। हजारों की तादाद से एक दिन में लोग पकड़े गए थे जो पीछे छुपे थे। और जाके को उससे पूछे, वो जो मिर्जा साहब थे जिनको हैंग किया गया था, उसकी वाइफ से जाके को पूछे, या उसके बच्चों से कभी जाके को पूछे, या एमक्यूएम से कोई उसके घर पे गया उसकी बीवी को मिलने के लिए, और डॉक्टर फरूक की बीवी की जिसको इंग्लैंड में कत्ल किया गया था, उसकी जिंदगी अजाब बना दी थी इन लोगों ने। और आगे लोग तारीफें करते हैं। चले ठीक है जी, टाइम खत्म हो गया, मेरे प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। बहुत लंबी कहानी नहीं करनी, प्रोग्राम खत्म हो गया। खुदाफिज कह रही हूँ जी। जी 1 सेकंड का बस सिर्फ जवाब, आधे सेकंड का। जी इतनी हंसी आ रही है, ये पार्टी मुत्तहिदा पार्टी के बारे में कह रहे हैं कि वो 2 नंबर पार्टी है और उसी को अपने साथ मिलाया हुआ है। चले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तमाम कॉलर का शुक्रिया अदा करते हैं जो आज प्रोग्राम में शामिल हुए। मंडे को तैयारी करके आइएगा और मंडे को सारे सवाल जवाब होंगे, टॉपिक के मुताबिक बात कीजिएगा। जाते जाते बस यही कहेंगे, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जिंदगी रही इंशाल्लाह, मंडे फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज। अपना